एक हिंदुस्तान की एक अजीब सी चीज है, हमें जो भी मिलता है वो चीज हम धीरे धीरे खराब कर देते हैं। मेंटेनेंस कोई शब्द नहीं है हमारी डिक्शनरी में कि हम किसी चीज को मेंटेन करें। हम अपना दिल नहीं लगाते किसी चीज में, कोई काम ठीक से नहीं करते। हमारे इलेक्ट्रिसिटी पोल्स को देखिए किस किस तरह तार तोड़ मरोड़ कर जोड़े जाते हैं। ये चीजें ऐसे नहीं होनी चाहिए। करप्शन बढ़ता चला जा रहा है और इन लोगों का जो ध्यान है वो लोगों के भले में कभी नहीं रहता है। इन लोगों का ध्यान रहता है कि अपनी रिश्वत ज्यादा से ज्यादा इकट्ठी कर सकें। दूसरी बात है कि रिश्वत लेने के बाद भी काम नहीं करते हैं ये लोग, तो आपको रिश्वत भी स्ट्रेटेजिकली देनी पड़ती है कि ऐसे रिश्वत दो कि एक काम करे, नहीं तो एक काम आपको दूसरे दिन भूल जाते हैं ये लोग, अगर आप पूरी रिश्वत पहले दे दो इनको तो। और वही हमारे पॉलिटिशियंस का बिहेवियर रहता है, वो सोचते हैं कि लॉज उन पर अप्लाई नहीं होते, वो रॉन्ग साइड ऑफ द रोड ड्राइव करते हैं, वो एम्बुलेंसेस को नहीं निकलने देते। पूरा उनका दिखावा ये होता है कि हम पर कानून नहीं लगते। जो टॉप लीडरशिप है डरती है कोई कॉम्पिटेंट लोग उसके आसपास ना हो जाए, और बेवकूफ लोग हर जगह पहुंच चुके हैं जो कि या तो सोचते हैं कि गोबर पर रिसर्च की जा सकती है, या हिंदुस्तान की जनसंख्या इतनी बेवकूफ हो चुकी है कि वो वोट देती है इन पॉलिटिशियंस को इस बात को लेकर कि वो गोबर पर रिसर्च करना, गाय की मूत्र पर रिसर्च करने की कोशिश कर रहा है। एक आम इंसान के में कोई चेतना नहीं है, कोई अपनी बात की वैल्यू नहीं करता। अगर आपसे कोई बोलता है कि आपका प्लम्बर के 4 बजे आएगा, दूसरे दिन भी आ जाए तो बहुत बड़ी बात है। तो हमारी बात की कोई कीमत नहीं है। बहुत पिछड़ चुका है हिंदुस्तान बाकी दुनिया को लेकर कि आज की तारीख में चीन में मैं देखता हूँ लोग कॉफी शॉप में अपना पर्स टेबल पे छोड़कर चले जाते हैं, वापस आ जाते हैं आधा घंटे बाद। उनको कोई डर नहीं है कि चोरी हो जाएगी। तो एक समाज बहुत तेजी में बदल रहा है, दुनिया में बहुत बदलाव आ चुका है। हिंदुस्तानी समहाउ देख ही नहीं पाते। आप बैंकॉक भी चले जाएं तो बैंकॉक के कई भाग अब सिंगापुर जैसे हो गए हैं, शानदार बिल्डिंग्स बन गई हैं, मॉल्स बन गए हैं, चीजें काम करती हैं। लेकिन हिंदुस्तानी जाता है बैंकॉक, क्या करता है, वो गोगो लड़कियों के पास चला जाता है और दारू पीकर बैठ जाता है। तो हमारी इच्छा ही नहीं है बेहतर होने की, तो कैसे होगा हमारा देश बेहतर। अभी एक वीडियो आया कि गोगो लड़कियों से सर्विस लेने के बाद उनको पैसे नहीं दिए, उन्होंने पीटा उसको सड़क पर, बाप बेटे थे। तो अजीब ही हालत है। जैन जी, बहुत शुक्रिया किंतु परंतु को समय देने के लिए। शिवा जी, बहुत बहुत धन्यवाद मुझे बुलाने के लिए। मैं आपको बहुत शिद्दत से सुनती हूँ और मुझे ये ताज्जुब होता है कि कोई इंसान बिना पॉलिटिकल करेक्टनेस की फ़िक्र किए हुए इतनी सच बात बोल रहा है, कह रहा है, और वो सारी बातें ग्राउंड पर एकदम सच हैं। आपने ज़िंदगी जी है भारत के अंदर, भारत के आपके तजुर्बे हैं जो आप जिनके आधार पे आप अपने विश्लेषण को रखते हैं, और वो बहुत काम की चीज़ें हैं। जी हाँ, शिवा जी, मैं जब इंग्लैंड गया था 1991 में, मुझे करीब 2 साल लगे ये समझने के लिए कि वहाँ का आदमी सच बोलता है, उसको उसमें फ़ायदा होता है या नुकसान होता है। एक वो विचारधारा ऐसी है कि सच बोलता है। और मेरी आदत जो थी, कम से कम मैं अपनी बात बताता हूँ, मेरे को सच का मतलब तब तक ये समझता था कि वो बोलो जिससे मुझे फ़ायदा मिल जाए। तो एक सच की नई डेफिनेशन मुझे समझ आई है जब मैं पश्चिम में रहने लगा। और मैंने अपने से वादा करा कि अगर मुझे भारत का भला करना है, अपना भला करना है और पश्चिमी देशों का भला करना है, तो सच बोलना सबसे बड़ी चीज़ है। क्योंकि जो फाउंडेशंस है प्रोग्रेस की, वो सच पर निर्भर है। और बहुत तरह के सच हैं। आप विदेश रहते हैं, अमेरिका, कनाडा और बाकी मुल्कों में जाते हैं। तो ये बताएँ कि अ, एक भावना भारत के अंदर ये है कि भारत से दूसरे लोग जलते हैं। भारत से विदेश के ख़ासकर जो वेस्ट है, उसको लगता है कि भारत एक उभरती हुई शक्ति है, और अगर हमने भारत को किसी भी तरह से रोका नहीं, तो ये हमसे आगे निकल जाएगा। इसलिए वो भारत के साथ वो करते हैं जो वो कर रहे हैं। अभी जो ट्रंप ने वो लगाए हमारे ऊपर टैरिफ्स वग़ैरह लगाए हैं और जो सख्तियाँ की हैं,
पेट्रोल आप रशिया से नहीं खरीदेंगे, महँगा पेट्रोल आप हमसे खरीदेंगे वगैरह, वगैरह। तो ये एक बात है कि भारत को विश्व गुरु बनने देने से रोकने के लिए वेस्ट हमारे साथ ये व्यवहार कर रहा है। आपकी क्या राय है? शिवा जी, मैं पिछले 2 दिन एक कॉन्फ्रेंस में था और इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस में था। उसमें पूरे दिन चीन की बातें हो रही हैं, ट्रम्प की बात हो रही है, यूएसए की बातें हो रही हैं, ग्रीनलैंड की बातें हो रही हैं। इंडिया पे को लिप सर्विस दी जाती है। लिप सर्विस मतलब एक एक शैडो की तरह एक दो बार कोई अपनी पॉलिटिकल करेक्टनेस के लिए मेंशन कर देता है, लेकिन इंडिया किसी के दिमाग में नहीं आता। इंडिया से एनवी करना तो बहुत दूर की बात है। शिवा जी, मैं 35 साल से पश्चिमी देशों में रह रहा हूँ। मैं स्विट्ज़रलैंड में रहा हूँ, मैं जर्मनी में रहा हूँ, मैं इंग्लैंड में रहा हूँ, यूएस में रहा हूँ, कनाडा में रहा हूँ। मैंने कभी उन लोगों को ऐसी छोटी सोच नहीं देखी है उनकी। वो दयालु लोग हैं, वो कंपैशनेट लोग हैं, वो चाहते हैं कि दुनिया प्रोग्रेस करे। वो ये नहीं चाहते कि दुनिया पिछड़ी रह जाए। इसीलिए आप अगर पिछले 200-300 साल की इतिहास देखते हैं तो क्रिश्चियन मिशनरीज हिंदुस्तान आए, अफ्रीका आए, कि लोगों में एक चेतना जागृत हो सके। जरूरी नहीं है कि वो क्रिश्चियन बनाना चाहते थे। मैं भी एक कैथलिक स्कूल में गया था, मेरी क्लास में सिर्फ एक क्रिश्चियन था। वो चाहते थे कि एक हिंदू, मुस्लिम, बाकी लोग जो उस जगह के रहने वाले हैं, सब में चेतना जागे। और वही मैंने खुला दिमाग, खुला दिल देखा है विदेशों में। ये हमारा प्रोजेक्शन है कि हम खुद नैरो माइंडेड, छोटी सोच के हैं, और हम सोचते हैं कि अमेरिका हमारे से एनवी करता है। मैंने आज तक ऐसा नहीं देखा। और दूसरी बात यह है कि उनको मालूम है हिंदुस्तान की स्थिति क्या है, तो हिंदुस्तान से एनवी करने का कोई कारण ही नहीं है। दर्शकों, अगर आपको ये बातचीत पसंद आती है तो इसको सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। आप लोग प्रोग्राम देखते हैं लेकिन कई बार सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं, शेयर करना भूल जाते हैं। तो अगर आप शेयर करेंगे तो इस तरह की बातचीत को बल मिलेगा, मज़बूती मिलेगी। शुक्रिया। क्योंकि बहुत से इंडियन ओरिजिन के लोग अब पॉलिटिक्स में आ गए हैं, कनाडा में, अमेरिका में, यूके में, और वो एक ख़ास तरह के उसको वोट बैंक को अट्रैक्ट करते हैं। आई एम सॉरी टू यूज़ दिस वेरी इंडियन, वेरी अब्यूज्ड वर्ड वोट बैंक, बट इंडियन कम्युनिटी को वो वहाँ पर अट्रैक्ट करते हैं। और ये कहा जाता है कि अब इंडियंस जो हैं वो पॉलिटिकल पावर भी फ्लेक्स कर रहे हैं वहाँ पे, और उस पॉलिटिकल पावर फ्लेक्सिंग की वजह से जो बाकी के लोग हैं वो एनवियस हो रहे हैं या इनसिक्योर हो रहे हैं। तो क्या इंडियन ओरिजिन के जो पॉलिटिशियंस हैं अमेरिका और कनाडा में, क्या वो कुछ ऐसा कर रहे हैं जो गलत है, जो पॉलिटिकली उनको नुकसान पहुंचा रहा है, या भारत के हितों को बैक होम भारत में नुकसान पहुंचा रहा है? यानी कि अब क्या वहाँ पर लोग सतर्क हो गए हैं भारत से? शिवा जी, आप सोचिए, अगर हिंदुस्तान में काफ़ी श्रीलंकन लोग आ जाएं, बांग्लादेशी आ जाएं या पाकिस्तानी आ जाएं, और उनके राजनेता बनने लगें बहुत बड़ी तादाद में, तो हिंदुस्तान में क्या होगा? आज की तारीख में हिंदुस्तान में मुश्किल से 1 करोड़ भी अगर बांग्लादेशी हों तो बहुत बड़ी बात है, जो कि 1% भी हिंदुस्तान की जनसंख्या नहीं बनती है। तो हम भारत के लोग तो इतने छोटे दिमाग के हैं कि कुछ लाख गरीब आदमी अगर आ जाता है तो उसको लेकर हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं। आप आज अमेरिका की बात देखिए। आज अमेरिका की लगभग आधी जनसंख्या थर्ड वर्ल्ड के लोगों की होने वाली है। तो वो लोग खुले दिमाग के हैं, उन्होंने इन लोगों को बुलाया है वहाँ पे, और आज भी उनका समर्थन करते हैं। अगर आप देखते हैं अभी कि आइस ने जो कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं, जितने भी प्रदर्शन करने वाले हैं अधिकतर गोरे लोग हैं। वो लोगों में एक दया भावना है, उनमें एक खुलापन है दिमाग का। मेरे ख्याल से वो गलत कर रहे हैं, लेकिन इतनी बात तो हम सबको माननी पड़ेगी कि उनके समाज में एक खुलापन है। तो एनवी करें इसी तो दूर की बात है। इतनी बात जरूर है कि जो हिंदुस्तान के और दूसरे थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के पॉलिटिशियन बनते हैं, वो क्यों बनते हैं? क्योंकि हमारे में एक इंस्टिंक्ट है, एक एनिमलिस्टिक, जानवरी इंस्टिंक्ट है, अगर मैं उसको सही ट्रांसलेट करता हूँ, कि लोगों पर हमें पावर रखने की बड़ी इच्छा रहती है। हमारी बड़ी
हमें बड़ी इच्छा रहती है कि हम दूसरों की ज़िंदगी पर कंट्रोल करें। एक हिंदुस्तानी, एक भारतीय, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी जब आपसे मिलता है, तो उसको मालूम है कि आपको आपकी ज़िंदगी कैसी जीनी चाहिए। तो ये पॉलिटिक्स में जाने की कोशिश करते हैं और ये जीतते हैं उन जगहों से जहाँ पे अधिकतर उस तरह के लोगों, या तो मुसलमान की मेजॉरिटी हो या हिंदुओं की मेजॉरिटी हो या सिख की मेजॉरिटी हो, और वो लोग वोट इसलिए नहीं देते हैं कि वो पॉलिटिशियन एक समझदार आदमी है, बल्कि इसलिए वोट देते हैं क्योंकि वो उनके समुदाय का है। तो आज की तारीख में धीरे धीरे एक थकान आने लगी है उन लोगों में, और मैं बहुत खुश हूं कि वो थकान आने लगी है, क्योंकि उदारता तब तक ही होनी चाहिए जब तक सामने वाला में ग्रैटिट्यूड हो, उसमें एक धन्यवाद की सोच हो। अगर उसमें वो नहीं है और उसको लगता है कि आपकी उदारता आपकी बेवकूफ़ी है, तो एक एक कम से कम उनमें एक गुस्सा धीरे धीरे बढ़ेगा, जो कि आज की तारीख में कुछ जगहों पे मुझे दिखने लगा है। ये फ़िक्र की बात है क्योंकि लाखों हिंदुस्तानी बाहर रहते हैं और ख़ासकर वेस्ट उनका आखिरी सपना है। भारत में कामयाबी इसी को कहते हैं कि बच्चे को आप विदेश भेज सकें, बच्चा विदेश बस जाए। तो ये नहीं होना चाहिए। तो क्या भारत के लोगों का कुछ वहाँ पर व्यवहार ऐसा है जिससे सतर्कता हो रही है? क्योंकि मैंने कई वीडियोज़ देखे, कई इंसिडेंसेस देखे जिसमें माइनर्स की सेक्सुअल ग्रूमिंग हो रही है और उसमें पकड़े गए हैं, या शॉपलिफ्टिंग कर रहे हैं, या क्रिसमस पे गिफ्ट्स चुरा रहे हैं, और थोड़ा हाइजीन के इश्यूज़ बहुत हैं, थोड़ा जो वो पोल्यूशन है, नॉइज़ पोल्यूशन है, वो बहुत ज़्यादा है। तो क्या ये अब वहाँ पर एक मेन स्ट्रीम बिहेवियर है भारतीयों का, या ये बहुत छोटा-सा वर्ग है? जी। मेन स्ट्रीम तो नहीं है शीबा जी, लेकिन इतनी बात जरूर है कि भारत का आदमी और बाकी थर्ड वर्ल्ड के लोग जब जाते हैं विदेश में, तो उस विदेश में जो आपको उनको आज़ादी मिलती है, उनको ये आज़ादी मिलती है कि पुलिस आके उनसे पूछताछ नहीं कर सकती, लोग उनको जगह देते हैं, उन पर विश्वास करते हैं, बहुत हाई ट्रस्ट सोसाइटी है। मैं जब 1991 में यूके गया था और मुझे यूनिवर्सिटी की फॉर्म मिल गया था दूसरे दिन, कि मैं 24 घंटे जब जाना चाहूँ जा सकता हूँ, लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ सकता हूँ, मुझे अजीब सा लगा था कि क्यों विश्वास इतना करते हैं ये लोग। तो हम लोगों ने धीरे धीरे उस विश्वास को का गलत इस्तेमाल करा है। हमें एक धन्यवाद की मानसिकता होनी चाहिए कि इन लोगों ने हमें वेलकम करा है और हमें हम पर ट्रस्ट करा है। मेरी सोच यह है कि अभी पिछले कुछ सालों में गलत तबका आने लगा है वेस्टर्न कंट्रीज में। अ, जब मैं गया था, वो तबका उस समय के लोग थे जो कि वेस्टर्न कंट्रीज में असिमिलेट होना चाहते थे, उनका भाग बनना चाहते थे, उनकी अच्छाइयाँ सीखना चाहते थे। लेकिन आज की तारीख में कई लोग जाते हैं जो सिर्फ मज़े करने के लिए जाते हैं, या पैसा कमाने के लिए जाते हैं, उनमें कोई स्किल्स नहीं है, वो ना प्रोफेशनल हैं, ना उनमें अपने आप को बेहतर करने की इच्छा है। उनको सिर्फ पैसा कमाना है और किसी तरह कनाडा का या ऑस्ट्रेलिया का पासपोर्ट लेना है। तो एक गलत लोग जाने लगे हैं। और दूसरी बात यह है कि पाकिस्तानी मुस्लिम बदनाम थे यूनाइटेड किंगडम में, उसके बाद आज की तारीख में सिख और पंजाबी बदनाम हो रहे हैं कनाडा में। कनाडा का सबसे क्राइम प्रोन शहर है ब्रैम्पटन, जो कि पंजाबियों और हिंदुस्तानियों का बना हुआ है। और अब धीरे धीरे फ्रॉड को लेकर और H1B वीसा के फ्रॉड को लेकर और शॉपलिफ्टिंग को लेकर एक नॉर्मल हिंदू यूनाइटेड स्टेट्स में दिखने लगा है। तो आप अगर इसको ठीक से सोचते हैं तो बात यह है कि फर्क नहीं पड़ता इनकी जात क्या है, इनका धर्म क्या है, इनकी नेशनैलिटी क्या है। फर्क यह पड़ता है कि ये साउथ एशिया के हैं, हिंदुस्तान, पाकिस्तान या बांग्लादेश के हैं, और इनकी सोच एक सी है। और ये आपस में ऐसा दिखाने की कोशिश करते हैं कि हम दूसरे, हिंदुस्तानी दिखाने की कोशिश करता है कि वो पाकिस्तानी से बेहतर है, पाकिस्तानी दिखाने की कोशिश करता है कि वो हिंदुस्तानी से बेहतर है। ये सब एक जैसे लोग हैं। और इनमें मैं जो बोलता हूँ, नैतिकता नहीं है और वैल्यूज़ नहीं है, और ना ही इनको समझ है कि नैतिकता होनी चाहिए इंसान में और वैल्यूज़ होनी चाहिए। अगर
उसको एक समाज बनाना, एक सिविलाइजेशन बनाना है और उस सिविलाइजेशन को बेहतर करना है। नैतिकता का सवाल बहुत ज़रूरी है क्योंकि नैतिकता का सवाल भारत या पूरे सबकॉन्टिनेंट के सेंटर में कभी आया ही नहीं है। अभी थोड़े दिन पहले तक हम कमला हैरिस की मूर्तियाँ बना के भारत में उसकी पूजा कर रहे थे और ट्रंप की मूर्ति बना के उसकी पूजा कर रहे थे। ट्रंप के जीतने के लिए हवन कर रहे थे, बिना ये जाने हुए कि उनकी पॉलिसीज़ क्या हैं, वो क्या सोचते हैं जियोपॉलिटिक्स के बारे में वगैरह-वगैरह। अभी ट्रम्प को लेकर के भारतीय मीडिया में और भारतीय लोगों में पता नहीं कितनी तरह की नेगेटिव बातें चल रही हैं। तो ये जो शिफ्ट आया है ये ट्रम्प ने भारत के लिए नहीं, जो पॉलिसीज़ उन्होंने वहाँ के लिए तय की हैं उसकी वजह से ये शिफ्ट आ गया है। तो नैतिकता का सवाल वाक़ई हमारा सवाल ऐसा है जो हमें परेशान करना चाहिए। जैन साहब क्या भारत की डिप्लोमेसी इस समय विज़-अ-विज़ वेस्ट पर्टिकुलरली यूएस सही जा रही है? क्योंकि यूएस और फिर कनाडा दोनों जगह से हमारे संबंध जो हैं वो ठीक नहीं हैं। एक बहुत बड़ी क्रिमिनल एक्टिविटी जो हमारे ऊपर कही जा रही है, कनाडा ने भी कहा और अमेरिका ने उस प्रूफ को वेरीफ़ाई किया कि एक एक्स्ट्रा जुडिशियस किलिंग्स इंडिया के बाहर इंडिया का स्टेट करवा रहा है, इसका आरोप लगाया गया है। और उसके अलावा अगर आप देखें जब हम जाते हैं तो एक ख़ास तरह का एग्रेशन है। हाउडी मोदी जब जैसा कोई आयोजन होता है उसमें भी हम देखते हैं जो जब हमारे प्राइम मिनिस्टर वहाँ जाते हैं तो उनके लिए लाइन लगा के भारतीय लोग जिस तरह का प्रदर्शन करते हैं उनके सपोर्ट में और उनको ग्रीट करते हैं, तो ये हमें लगता है कि ये ऐसा क्या हुआ? भारत में तो ऐसी कोई तरक्की हुई नहीं है, वहाँ ऐसा क्या मैसेज गया है कि वहाँ ये सब हो रहा है? तो शिवा जी, बात यह है कि जहाँ तक हिंदुस्तानी सरकार ने क्या कनाडा और अमेरिका में लोगों को मारने की कोशिश करी है, मैं अगर मेरे से कोई पूछता है तो मैं कनेडियन गवर्नमेंट का वर्जन को मानूंगा, क्योंकि मैंने देखा है कि वो लोगों का जो ब्यूरोक्रेट्स ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, लेकिन उनमें एक फेयरनेस है, वो झूठ नहीं बनाएंगे फालतू में। ट्रूडो जिसको मैं सख्त नापसंद करता हूँ, मैं नहीं सोचता कि ट्रूडो ने मनगढ़ंत बात बनाई होगी कि हिंदुस्तानी सरकार ने एक आदमी को कनाडा के अंदर मारा है। तो मैं अपनी तरफ से कॉन्फिडेंस है मुझको कि हिंदुस्तानी सरकार ने क्राइम करे हैं। और अगर आप देखते हैं तो बिश्नोई गैंग, लॉरेंस बिश्नोई गैंग दिल्ली से ऑपरेट करता है, प्रिजन से ऑपरेट करता है, और लगभग पक्का है कि हिंदुस्तानी सरकार उसको समर्थन देती है। अब तो ये बात तो लगभग पक्की है। मेरे को आश्चर्य हुआ था कि हिंदुस्तानी सरकार ने एक दो लोगों को मारने के लिए पैसा खर्च करा, क्योंकि मेरा हिंदुस्तानी सरकार के साथ एक्सपीरियंस ये रहा है कि बिचौलिए पैसा खा जाते हैं। आपने तो इन्होंने किसी को मरवा दिया कनाडा में, कम से कम एक इम्प्रेस्ड हूं कि इन्होंने बीच वाले ने पैसा नहीं मार लिया। नहीं तो ये तो इतने छोटे दिमाग के हैं इंडियन डिप्लोमैट्स और इंडियन ब्यूरोक्रेट्स कि ये पैसा खर्च ही नहीं करें, अपने खुद के अकाउंट में ट्रांसफर कर लें। डिप्लोमेसी की जो बात है शिवा जी, इंडियन डिप्लोमैट्स अगर आप देखते हैं, महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री डेवोस में जा रहा है, मध्य प्रदेश का मोहन यादव जर्मनी जाता है, स्पोर्ट शूज़ पहन के, एक अजीब से कपड़े पहन के घूमते हैं ये लोग। इनके आसपास इनको कोई बताने वाला नहीं है कि ये क्या पहना है आपने। थोड़ा कम से कम ऐसा पहनो कि मैं नहीं, देखिए शिवा जी, वेस्ट पश्चिमी देशों में आपके पहनाव से आपको जज नहीं किया जाता, हिंदुस्तान में जज किया जाता है। जब मैं विदेश में रहने लगा तो मैं भी हल्का हो गया, लेकिन कम से कम कुछ जगह होती है जहाँ पे आप अच्छे से कपड़े पहनकर जाते हो, प्रेजेंटेबल होते हो, और ये लोग नहीं करते। इनका व्यवहार ऐसा है, अगर आप सुनते हैं, इनकी पर्सनालिटीज देखते हैं, इनकी बातें सुनते हैं, तो ये ब्यूरोक्रेट्स हैं। अगर आप इंडियन एम्बेसीज जाते हैं तो वही केओस है, करप्शन है, काम नहीं होता। तो मैं एक्चुअली अभी हफ्ते भर पहले गया था इंडियन
एम्बेसी, और वही भीड़ लगी है, केओस है, किससे मिलना है आपको नहीं मालूम, किस क्या डॉक्यूमेंट देना है किसी को नहीं मालूम, आप भागदौड़ करते रहिए। तो वैसे डिप्लोमेट्स हैं, अब आप बताइए क्या खुद करते होंगे ये लोग वहाँ पर बैठकर। इंडियन एम्बेसीज़ को लेकर के जो आपने बात कही, ये मेरा भी सभी लोगों ने मुझे यही बताया है, यही सुनने में आया कि बड़ी नॉन परफॉर्मिंग, क्लूलेस एम्बेसीज़ हैं, उनको पता ही नहीं है क्या करना चाहिए। और बहुत सिंपल मैटर्स जो होते हैं वीज़ा के और पासपोर्ट वगैरह के, उसमें भी वो नॉन परफॉर्मेंस में है, जहाँ कोई इस तरह का स्ट्रैटेजिक डिसीजन मेकिंग नहीं इन्वॉल्व है, वहाँ पर भी। बहरहाल, तो जैन साहब, डिप्लोमेसी अगर इस तरह की है, हमने ये अपने भारत में ये पढ़ा और मीडिया में ये सुना, जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, कि जयशंकर साहब बहुत कामयाब फॉरेन मिनिस्टर हैं और उन्होंने यूरोप को उसकी सही जगह बता दी है कि यूरोप अपने आप को सेंटर ऑफ द यूनिवर्स ना समझे, वेस्ट अपने आप को सेंटर ऑफ द यूनिवर्स ना समझे। हमारी रियलिटी है। आप ये बताएं कि क्या भारत सेंटर ऑफ डिप्लोमेसी या सेंटर ऑफ वर्ल्ड पॉलिटिक्स में कहीं गेन किया है पोजीशन वेल, को? शिवा जी, इंडिया नो बडी कंट्री है, नॉन एंटिटी है, किसी को इससे फर्क नहीं पड़ता। कोई उसका समर्थन नहीं करता, कोई उसकी बात नहीं करता। सब लिप सर्विस देते हैं, सब ऊपरी ऊपरी बातें कर लेते हैं पॉलिटिकल करेक्टनेस के कारण। लेकिन इंडिया की कोई पोजीशन नहीं है दुनिया में, क्योंकि हम किसी एक तरफ को बिलोंग नहीं कर पाते। हम ना तो समर्थन कर पाते हैं इस तरफ का, ना उस तरफ का। ट्रंप ने मोदी को बुलाया कि भाई बोर्ड ऑफ पीस में आओ, ना हाँ बोल पाए ना बोल पाए। कई लोग हैं जो हाँ बोले, कई लोग हैं जो ना बोले, और बहुत वाजिब है, आपको पसंद नहीं है ना बोलो। लेकिन चूंकि हमारे को मालूम ही नहीं है हमें क्या करना है, हम ना हाँ बोल पाते हैं ना बोल पाते हैं, हम इनडिसाइसिव होकर रह जाते हैं। तो हमारे में कन्फ्यूजन है। उसका कारण यह है कि हमारे में एथिकल स्पाइन नहीं है। हमें यह नहीं मालूम है कि हमें किस साइड पे की तरफदारी करनी है। और अगर आप देखते भी हैं यूनाइटेड नेशंस में या कहीं और भी, जब हिंदुस्तान की बारी आती है तो वो इस तरह वोट नहीं देते कि सही चीज क्या है, वो इस तरह वोट देते हैं कि हमारे को किस में फायदा है। तो इनका तरीका वैसा है। कोई इंडिया की पोजीशन नहीं है दुनिया में, और अनफॉर्चुनेटली इंडियन पॉलिटिशियन और ब्यूरोक्रेट्स जो होते हैं, उनकी कोई अहमियत नहीं है। अगर आप समझने की कोशिश करें तो पिछले साल मोदी ट्रंप के इनॉग्रल के हफ्ते या महीने भर के अंदर पहुंच गए थे वॉशिंगटन में। उनको कोई लेने नहीं आया, उनको कोई छोड़ने नहीं आया। वो जब व्हाइट हाउस में गए तो जहां तक मुझे समझ आता है, उनको एक असिस्टेंट अंदर ले गई थी। तो ये तो हालत है। और फिर वहां जाके बोलते हैं मोदी जी, सर डू यू हैव टाइम टू मीट मी। बात यह है कि आप जब इस तरह की सर बोल के बात करते हैं या इतनी ज़्यादा प्लीज करने की कोशिश करते हैं, मैं नहीं बोलता कि पोलाइट मत होइए, लेकिन प्लीज वाली बातें, शब्द बहुत ज़्यादा भिकारी वाली बातें करते हैं। क्योंकि हमारी सोच ये है कि जिसका डंडा उसकी भैंस। हम या तो किसी को अप्रेस करते हैं या किसी से अप्रेस होते हैं। तो हम निगोशिएटिंग टेबल पे बैठ नहीं पाते। तो ट्रंप आप देखिए, आज की तारीख में शी जिनपिंग की इज्जत करता है, वो चाहे पसंद ना करता हो, लेकिन वो इज्जत करता है। लेकिन आप अगर देखें तो मोदी की कोई इज्जत नहीं होती। और अगर आप देखते हैं तो पूरे इंटरनेशनल मीटिंग्स में मोदी इस सोच के जाते हैं कि ट्रंप जा रहा है कि नहीं जा रहा है। अगर ट्रंप जा रहे हैं तो मोदी नहीं जाते। ट्रम्प जा रहे हैं तो मोदी नहीं जाते। और हमें ये बताया हमारे मीडिया ने कि मोदी साहब की जो झप्पी डिप्लोमेसी है, जिसको हम हगोक्रेसी कहते हैं, हग करने की, हर जगह वो जाते हैं और ज़रूरत से ज़्यादा अपनापन दिखाने के लिए हग पे हग करते जाते हैं। लगता ही नहीं है कि उनको प्रोटोकॉल किसी ने बताया कि जब आप दो राजनयिक मिलते हैं या जब दो सरबराह मिलते हैं मुल्कों के, तो वो आपस में ग्रीट कैसे करते हैं। तो क्या हग डिप्लोमेसी काम नहीं आई है? बिल्कुल। दो चीजें हैं। एक तो यह है कि ना केवल हग डिप्लोमेसी है, जब मोदी जी पहुंचते हैं कहीं तो हिंदुस्तानियों की एक भीड़ जमा करवा देते हैं। हिंदुस्तानी डांस कर रहे होते हैं, ये खड़े होकर वो देखते हैं। शिवा जी, हिंदुस्तान की इतनी समस्याएं हैं कि अगर आप छोटा लेवल के भी ऑफिसर हो तो आपको सोने का समय नहीं है।
क्योंकि हिंदुस्तान की समस्याएं उनको ठीक करना, उनको समझना, मणिपुर में क्या हो रहा है, पोर्ट ब्लेयर में क्या हो रहा है, कन्याकुमारी में क्या हो रहा है, गुजरात में क्या हो रहा है, रोज की आपके पास हजारों इंफॉर्मेशन आ रही है। आपके पास समय कैसे मिलता है कि आप वो खड़े होके लोगों का हिंदुस्तानी डांस हिंदुस्तान के बाहर देख रहे हो? बड़ी अजीब सी बात है। एक नॉन सीरियस लगती है हर चीज, लेकिन हर चीज हिंदुस्तानी डेमोगोग्री के लिए है। विदेशी लोग तो हंसते हैं उस चीज को देखकर, लेकिन मोदी जी जब विजिट करते हैं हिंदुस्तान के बाहर, वो इसलिए नहीं करते हैं कि हमारे दूसरे देशों से संबंध अच्छे हो जाएं। अगर आपकी आज की तारीख में देखते हैं तो पोलैंड जैसा देश हम हिंदुस्तान के खिलाफ जा रहा है, जो कि कायदे में अगे एंटी पाकिस्तान होना चाहिए मेरे हिसाब से, और प्रो इंडिया होना चाहिए। लेकिन हमारी कोई डिप्लोमेसी नहीं है, हमारे किसी से संबंध नहीं है, हमारा एक भी नेबर नहीं है जिससे हिंदुस्तान के संबंध हो। सबसे लड़ाई है, सब। नेपाल जो कि एक हिंदू मेजॉरिटी देश है, उससे भी लड़ाई करके बैठे हुए हैं। जहां तक कि जयशंकर की बात है, जयशंकर ये हिंदुस्तानियों के दिमाग की पैदाइश है। उनको हिंदुस्तानी बहुत इंप्रेस हो जाता है अगर सामने वाला अंग्रेजी बोल लेता है तो। दिल्ली में अगर आप जाते हैं कहीं, तो एक गार्ड भी अगर उसको दो शब्द आते हैं अंग्रेजी के, तो वो बोलता है बताने के लिए कि उसको अंग्रेजी आती है। हिंदुस्तानी बहुत जल्दी इंप्रेस हो जाते हैं अंग्रेजी से, तो उनको लगता है कि चूंकि जयशंकर अंग्रेजी बोल देता है तो पक्का वो एक इंटरनेशनल लेवल डिप्लोमेट होगा। लेकिन कायदे की बात यह है कि जयशंकर जयशंकर हैं, क्या अचीव कर रहे हैं उन्होंने? ना चीन से हमारे अच्छे संबंध हैं, ना पाकिस्तान से अच्छे हैं, ना अमेरिका से अच्छे हैं। अगर रूस से ठीक हैं तो सिर्फ ट्रांजैक्शनल हैं, क्योंकि हमें कुछ चाहिए उनको और उनको हमसे कुछ चाहिए। फिर ये जो हमारी इतनी कामयाबियां हैं, हमने अभी एक समिट की थी, G20 समिट की थी, उसके बाद अब हमें ब्रिक्स की लीडरशिप मिल रही है। तो ब्रिक्स की लीडरशिप हमें कैसे मिलती है अगर हम इतने ही नाकाम हैं अपनी डिप्लोमेसी में? वेल, ब्रिक डिप्लोमेसी जहाँ तक मुझे समझ आता है रोटेट होती है, और तो उसमें कोई हमारी काबिलियत की बात नहीं है। हमारी काबिलियत जो आती है बस उसका एक कारण है, जब आप 150 करोड़ से कुछ ड्रॉप्स ऑफ ऑयल को मल्टीप्लाई करते हो तो बहुत बड़ा हो जाता है। तो हमारे को कई लोग चीज़ें बेचना चाहते हैं। यूएई हमारे को पसंद करता है क्योंकि वो उनको ऑयल बेचना है, और हिंदुस्तान इतना बड़ा कंज्यूमर है कि ये लोग भूखे हैं, हिंदुस्तानी भूखा है। 880 करोड़ लोग सरकारी अनाज पर निर्भर हैं, लेकिन जो कि वो ऑयल कंज्यूम करता है, थोड़ी हमारी वजन है कुछ देशों में, लेकिन वहाँ पे भी ट्रांजैक्शनल वजन है। उनको भी मालूम है कि समय आने पर हिंदुस्तान पर भरोसा नहीं किया जा सकता। आपने कहा कि इतना बड़ा कंज्यूमर मार्केट है, कंज्यूमर बेस जो है वो जनता का है। जनता को जनता के साइज़ की वजह से जो डिप्लोमेसी में जो दुनिया में मोदी जी की इज़्ज़त होती है, वो सारी इज़्ज़त कभी भी ट्रांसलेट होकर के भारत के लोगों को नहीं मिलती है। कहने का मतलब ये है कि यहाँ तो धुतकारे जाते हैं भारतीय, यहाँ तो ये सरकार अपने गरीबों के साथ, अपने वंचितों के साथ, अपने डिप्राइव्ड के साथ कुछ अच्छा नहीं कर रही है। लेकिन ये फ़ायदा ज़रूर उठा लेते हैं। अब हम पूरी स्कार्सिटी के जो एक जाल में फँस गए हैं, भारत एक स्कार्सिटी ड्रिवन सोसाइटी है, और उसमें सबसे बड़ी मुश्किल ये है कि अब जैसे हमारे समाज में एक रिज़र्वेशन को लेकर के एक बहुत बड़ा हेट है आपस में। जो लोग रिज़र्वेशन को लेके एक-दूसरे से नफ़रत करते हैं, वो लोग सरकार से ये क्यों नहीं माँग रहे हैं कि यूनिवर्सिटी में हमारी सीटें बढ़ा दो और यूनिवर्सिटीज़ बढ़ा दो, जिससे कि सबको एडमिशन मिल जाए। भई ये जो नफ़रत है ये एडमिशन पाने के लिए है, एडमिशन पाना तो सबका हक है। ह्यूमन को ह्यूमन रिसोर्स में बदलने का ही तो वादा था डेमोक्रेसी का, वरना राजशाही और बाकी के जो पुराने सिस्टम थे वो भी अच्छे ही थे, ज़िंदा रहते थे उसमें भी लोग। लेकिन ह्यूमन्स की कैपेबिलिटीज़ को एनहांस करना, उनको मैक्सिमाइज़ करना, यही तो वादा था कि सबके साथ होगा ये। आज हम भारत के लोग आपस में लड़ रहे हैं, सरकार से नहीं कह रहे हैं हमें मत लड़ाओ, और हमारे लिए स्कूल्स, कॉलेजेस
यूनिवर्सिटीज़, मेडिकल कॉलेजेस, इंजीनियरिंग कॉलेजेस ये बढ़ा दो जिससे हम सभी पढ़ लिख जाएं। ऐसा क्यों हो कि कुछ पढ़ेंगे और कुछ नहीं पढ़ेंगे? शिवा जी, हमारी अधिकतर जो पैसा सरकार में जाता है बर्बाद हो जाता है। ना तो उसका कोई फायदा है, ना ही वो कंस्ट्रक्टिव चीज़ों में जाता है। हमारी सेनाएं, हम इतना भी फंड नहीं कर पाते सेनाओं को कि वो लड़ाई जीत सकें। और नहीं जीत सकते तो आप क्यों इतना पैसा लगा रहे हो? इसके बजाय आप लोगों के भले के लिए वो पैसा लगा सकते हो। लेकिन बात यह है कि पूरी सरकार में शिवा जी, मैंने पिछले 35 साल से देखा है और मेरा अभी भी अनुभव वही रहा है कि करप्शन बढ़ता चला जा रहा है। और इन लोगों का जो ध्यान है वो लोगों के भले में कभी नहीं रहता है। इन लोगों का ध्यान रहता है कि कैसे हम अपनी रिश्वत ज़्यादा से ज़्यादा इकट्ठी कर सकें। और दूसरी बात है शिवा जी, की रिश्वत लेने के बाद भी काम नहीं करते हैं ये लोग। तो आपको रिश्वत भी स्ट्रेटेजिकली देनी पड़ती है कि ऐसे रिश्वत दो कि एक काम करे, नहीं तो एक काम आपको दूसरे दिन भूल जाते हैं ये लोग, अगर आप पूरी रिश्वत पहले दे दो इनको। तो इन लोगों का जो ध्यान है, और मैंने जितना भी ऊपर गया हूँ जिंदगी में आज तक हिंदुस्तान में, कभी ऐसा नहीं देखा कि रिश्वत एक कॉर्नर स्टोन नहीं हो किसी बात का। आप आज भी कहीं सरकारी ऑफिस में जाएंगी तो आपके दिमाग में हर वक्त यही रहेगा कि रिश्वत कितनी देनी है, किसको कितना देना पड़ेगा, किस तरह काम निकलवाऊंगी। तो हमारा ध्यान ही नहीं है समाज का उद्धार करने का। हमारा ध्यान पूरा रिश्वत करने के लिए है। सामाजिक समस्याएं पूरी दुनिया में होती हैं। आप अगर चीन में देखते हो तो आप मणिपुर के दूसरी तरफ, अगर मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश की दूसरी तरफ चीन में देखते हो तो सेंचुरी से वहां पे ट्राइबल लड़ाई चल रही थी। आज की तारीख में उन्होंने सब खत्म कर दिया। आपको सरकार के सामने आप जातिवाद नहीं कर सकते, जो भी हो अपने धर्म के बारे को लेकर लड़ाई झगड़ा नहीं कर सकते। तो उनको चारे नहीं बचे हैं। अगर आपने वहाँ पे समस्या करने की कोशिश करी तो पुलिस आपको उठा के ले जाती है और जो भी करती है उसके बाद। तो हमारी सरकार बेहतर करने के बजाय हमें नफरत हमारे दिमाग में डालने की कोशिश कर रही है ताकि उनको ज़्यादा से ज़्यादा वोट मिल सकें। आपने सही कहा, भारत में रिश्वत दे करके भी ये तय नहीं है कि आपका काम हो जाएगा। आपको रिश्वत देते वक्त भी किसी ऐसे बीच के बंदे को रखना होता है जो रिश्वत लेने वाले को ये याद दिला सके कि तुमने मेरे सामने ये रिश्वत ली थी, अब ये काम कर दो। ये बिल्कुल ठीक बात है। और ये भारत में इंडिया अगेंस्ट करप्शन नाम का बहुत बड़ा आंदोलन चला और उस आंदोलन के जवाब में या उसके प्रोडक्ट के तौर पे आम आदमी पार्टी और बीजेपी हमें सरकार में मिली और दोनों ही के टाइम में रिश्वत बढ़ गई है। और कैश ट्रांजैक्शन जिसको ख़त्म करने के लिए भारत में नोटबंदी हुई थी वो बढ़ गया है। जो जीएसटी ईज़ ऑफ बिज़नेस के लिए लाया गया था उसने बिज़नेस को और चोट पहुंचा दी है। तो हम लोगों का हम जो काम करते हैं उसका उल्टा असर होता है। आपको नोटबंदी से कोई एक फ़ायदा समझ में आया? कोई फायदा समझ नहीं आता मुझको। हजारों लोग लाइन में लगकर मर गए। और जहाँ तक मुझे समझ आया है जितने नोट वापस होना था उससे ज़्यादा वापस हो गए। इसका मतलब है कि मनी लॉन्ड्रिंग भी करवा दी सरकार ने साथ साथ। तो फायदा क्या हुआ? और आज की तारीख में जो कैश सर्कुलेशन में है वो उस समय से ज़्यादा कैश सर्कुलेशन में हिंदुस्तान की इकोनॉमी में। तो जो करप्शन का पैसा है वो तो अभी भी कैश से ब्रीफकेस इधर से उधर होते हैं। नाउ दूसरी बात यह है कि जो आपने बोला था कि हमने लड़ाई लड़ी थी करप्शन के विरोध भारत में। शिवा जी, मैं नहीं मानता उस चीज को। हिंदुस्तान में आज तक कोई इतिहास नहीं है सही बात के लिए लड़ाई लड़ने की। हिंदुस्तान में मैं भी बहुत लोगों को जानता हूं जो कि चाहते हैं कि रिश्वत लोग लेना खत्म कर दें, लेकिन वो आज़ादी चाहते हैं कि वो खुद रिश्वत कलेक्ट करते रहें। तो शिवा जी, ये एड अप नहीं होता कि आप चाहें कि पूरी दुनिया रिश्वत लेना बंद कर दे, बस आपको
पूरी आज़ादी हो कि मैं रिश्वत लेता रहूं, और वही हमारे पॉलिटिशियंस का बिहेवियर रहता है। वो सोचते हैं कि लॉज उन पर अप्लाई नहीं होते, वो रॉन्ग साइड ऑफ द रोड ड्राइव करते हैं, वो एम्बुलेंसेस को नहीं निकलने देते। पूरा उनका दिखावा ये होता है कि हम पर कानून नहीं लगते। तो मुझे नहीं लगता कि एट द कोर जो एंटी रिश्वत, एंटी करप्शन जो आम आदमी पार्टी बनी है आखिर में, उसके पीछे सही में रिश्वत के खिलाफ आवाज थी, या पावर लेन पॉलिटिकल पावर की इच्छा थी। आप सही कह रहे हैं क्योंकि जो आम आदमी पार्टी के फाउंडर्स थे वो जब टूटे और अलग हुए तो वो इसी बात पर अलग हुए और उन्होंने कहा कि हमें भरमा दिया गया, हम नहीं जानते थे कि ये एक एंटी करप्शन मूवमेंट जो है वो इसलिए था ही नहीं। बहरहाल आपने जो बातें कही वो सही हैं और हम तो यहाँ रहते हैं, भारत में रहते हैं, देखते ही हैं। एक जब हम बड़े हुए तो वो 90s का दौर था। 90s में हम जवान हुए, हमारी समाजी सोशल बेदारी आई कि भारत क्या है, कैसा है? और उसी वक़्त ले ये एलपीजी पॉलिसीज़ जिसको लिबरलाइज़ेशन, प्राइवेटाइज़ेशन और ग्लोबलाइज़ेशन कहते हैं, वो आईं। उसकी वजह से एक नई तरह की चमक आई थी भारत में। एक पीरियड हमने देखा तकरीबन 20-25 साल का, 20 साल का तो कम से कम, जिसमें ये लग रहा था कि वी आर काइंड ऑफ अराइविंग ऑन द इंटरनेशनल सीन नाउ। आप भी उसी पीरियड में मेरे ख़्याल से बड़े हुए हैं। तो वो हमने बस कहाँ मिस कर दी, क्या हो गया? वो तो उल्टी तरफ चले गए ऐसा लगता है। बिल्कुल शिबा जी, मैं भी हिंदुस्तान वापस आ गया था 1993 में, इस सोच के कि मैं हिंदुस्तान की प्रोग्रेस में भाग लूँगा। और मेरी कोई इच्छा नहीं थी हिंदुस्तान के बाहर रहने की। ख़ास तौर से उस समय जब मेरे दिल में यह बैठ गया था कि हिंदुस्तान प्रोग्रेस की रास्ते पर है। लेकिन अगले 10 साल में मैंने देखा कि यस, कई मामलों को लेकर हिंदुस्तान बेहतर हो गया। इकोनॉमिक ग्रोथ काफ़ी हुई 1991 के बाद, और वो चलती रही अगले दो शतक। लेकिन उसके पीछे कारण हिंदुस्तानी नहीं थे, उसके पीछे कारण था कि टेलीफोनी आ गई थी, इंटरनेट आ गया था, वेस्टर्न टेक्नोलॉजी आ गई थी, हम अमेरिका का बैक ऑफिस बनने लगे थे, और एक हमारे एक्सपोर्ट्स उसके कारण चालू हो गए। तो 1991 के बाद जो हुआ है वो लिबरलाइजेशन जरूर हुआ है, लेकिन पूरी दुनिया में सारे थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज की इकोनॉमी दुगनी और तिगनी हो गई अगले 20 साल में। तो उसके पीछे कारण हम नहीं रहे हैं, उसके पीछे कारण चाइना की ग्रोथ और अमेरिका वेस्टर्न टेक्नोलॉजी रही है। उसके पीछे हमारा कोई कारण नहीं था। दूसरी बात यह है कि हमें जो भी मिलता है वो चीज हम धीरे धीरे खराब कर देते हैं। एक हिंदुस्तान की एक अजीब सी चीज है, यही चीज आपको सब सहारन अफ्रीका में भी मिलती है। मेंटेनेंस कोई शब्द नहीं है हमारी डिक्शनरी में कि हम किसी चीज को मेंटेन करें। कोई भी कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन, कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स को लगातार आपको ना केवल मेंटेन करना पड़ता है, आपको कुछ भी गड़बड़ होती है ध्यान देकर ठीक करना पड़ता है और बेहतर करना पड़ता है। आज मेरी इंटरनेट की स्पीड 1.1 गीगाबाइट्स पर सेकंड चल रही है। तो अब आप अगर हिंदुस्तान में देखते हैं तो जब मोबाइल फोन्स चालू हुए बढ़िया चल रहे थे, धीरे धीरे खराब होना चालू हो गए, फिर इंटरनेट खराब होना चालू हो गया। आज की तारीख में मैं मुंबई में लोगों से बात करता हूँ और लगातार फोन करता रहता है, कनेक्शन करता रहता है। हम अपना दिल नहीं लगाते किसी चीज में, कोई काम ठीक से नहीं करते। और उसके लिए सबसे सीधा तरीका है, हमारे इलेक्ट्रिसिटी पोल्स को देखिए किस किस तरह तार तोड़ मरोड़ कर जोड़े जाते हैं। ये चीजें ऐसे नहीं होनी चाहिए। तार को देख के ही हमारी अव्यवस्था को देखा जा सकता है, जो पोल्स हैं हमारे। जैन साहब, भारत में एक नई बात हुई है जिसको एक कल्चरल नेशनलिज्म हम कहते हैं। तो भारतीयता का राष्ट्रवाद का उदय हुआ है और उस उदय के नाम पर अच्छा तो कुछ नहीं हुआ है, सिवाय इसके कि बहुसंख्यकों को ये अधिकार मिल गए हैं कि वो अल्पसंख्यकों के साथ क्राइम कर सकते हैं, उनको लूट सकते हैं, उनकी जान ले सकते हैं, उनके साथ दुर्व्यवहार कर सकते हैं, उनको एक्सक्लूड कर सकते हैं, उनकी इकोनॉमिक एक्टिविटी को रोक सकते हैं,
उनके दवा इलाज पर रोक लगा सकते हैं। और अगर कोई डॉक्टर है तो उसको डॉक्टर एज़ अ डॉक्टर भी अपना काम करने से रोक सकते हैं। अगर वो गायक है, अगर वो संगीतज्ञ है, अगर वो एक्टर है तो उसको भी रोक सकते हैं। तो ये वाला जो नेशनलिज़्म है, जो हिंदुत्व और आरएसएस का नेशनलिज़्म है, इसने भी हमारे हम सब लोगों के लिए बहुत बड़ी परेशानी खड़ी कर दी है। इस रा आप जब बड़े हो रहे थे तो राष्ट्रवाद क्या था आपके लिए? नेशनलिज़्म क्या होता है? और भारत का ये जो नेशनलिज़्म है, जो क्राइम ओरिएंटेड है और इम्punity टुवर्ड्स हिंदूज़, क्राइम अगेंस्ट माइनॉरिटीज़ है। मैं इसलिए और भी चाहती हूँ इस पर बात हो कि भारत में सबसे ज़्यादा अ, अटैक्स ऑन क्रिश्चियंस इस बार 25 दिसंबर को जब वो क्रिसमस मना रहे थे तब किए गए। ये क्या बीमार मानसिकता है कि अगर हम में से कुछ लोग आज अपना त्योहार मना रहे हैं, हम उसी दिन जा कर के उन पर अटैक करेंगे और मदर मेरी की मूर्तियाँ तोड़ेंगे, चर्च तोड़ेंगे, बाइबल जलाएँगे और उनकी सारी सजावट को ख़त्म कर देंगे। शिवा जी, एक तो नेशनलिज्म इन लोगों को लेकर शब्द गलत है, क्योंकि ये नेशनलिस्ट्स नहीं हैं। नेशनलिस्ट होता है जो कि अपने देश के, अपने समाज के भले के काम करता है, और उसकी कुछ सोच है। उसकी सोच है कि उसके समाज के लिए क्या बेहतर है। उसकी सोच है कि क्या चीज़ सही है, क्या गलत है, क्या नैतिक है, क्या अनैतिक है। तो वो वहाँ से नेशनलिज्म शब्द आया है, यूरोप का। और यूरोप में जो नेशनलिज्म है वो वहाँ से आई है कि हम इन चीज सिद्धांतों में विश्वास करते हैं। तो वो शब्द भारत पे लागू नहीं होता है। जब मैं बढ़ रहा था तब मेरे को जो ध्यान है, हिंदी का शब्द जो, कम से कम भोपाल की बात बता रहा हूँ, शब्द देश बोलते हैं। और देश, जब आप किसी से पूछते थे कि भाई तुम्हारा देश क्या है, तो वो बोलता था कि भाई मैं इस गांव का आदमी हूं। उसके लिए उसका देश उसका गांव होता था, या उसकी जाति होती थी। हिंदुस्तान, भारत एक एंटिटी उनके दिमाग में नहीं थी। और शिवाजी आज भी नहीं है। आज भी हम, अगर आप सोचते हैं तो हर भारतीय सोचता है कि मैं महाराष्ट्री हूँ या मणिपुर का हूँ। अगर मैं मणिपुर का कोई आता है तो वो उसको चिंकी बोलते हैं, डेरोगेटरी शब्द। अगर नॉर्थ ईस्टर्न की लड़कियां दिल्ली में वॉक कर रही होती हैं अकेले, तो लड़के जाके उनको परेशान करना चालू कर देते हैं। तो साउथ इंडियंस नॉर्थ इंडियंस को पसंद नहीं करते, नॉर्थ इंडियंस साउथ इंडियंस को पसंद नहीं करते। हर आदमी बिहारी की मजाक उड़ाता है। तो क्या नेशनलिज्म क्या है, कौन ऐसा है? हर आदमी हिंदुस्तान को चाहता है, लेकिन हिंदुस्तानियों को नापसंद करता है। लेकिन एक बड़ा बेवकूफ़ी दिमाग होना चाहिए जो कि हिंदुस्तान के लिए मरने तैयार हो, लेकिन उसका किसी हिंदुस्तानी के साथ प्यार नहीं है। हर आदमी उसके लिए या तो साउथ इंडियन है, या बिहारी है, या महाराष्ट्रियन है, या कोई और है। नेशनलिज्म का सवाल इसलिए भी बहुत अजीब सा है क्योंकि जो एक्सपर्ट्स हैं वो कहते हैं इंडिया इज़ अ मैन्युफैक्चर्ड नेशन, इट इज़ नॉट अ नेचुरल नेशन। जैसे यूरोपियन नेशंस थे, वो ज्योग्राफी और फेथ और लैंग्वेज, वो उनका एक कॉमन डिनोमिनेटर था जिसके बेसिस पर वो बनाए गए थे। भारत में मल्टीपल नेशनैलिटीज़ हैं। वी आर अ यूनियन ऑफ स्टेट्स एंड एवरी स्टेट हैज़ इट्स ओन लैंग्वेज, इट्स ओन अंडरस्टैंडिंग ऑफ रिलीजन। और भारत में जो तयशुदा रजिस्टर्ड रिलीजन है वो भी कई सौ हैं। तो ये एक बात मैं रखना चाहती थी कि मैं समाजशास्त्र की सोशल साइंसेस की स्टूडेंट हूँ, तो इसलिए ऐसे नेशन स्टेट में अगर सिर्फ नॉर्थ, और उसमें भी जो एक टर्म यूज़ किया जाता है बीमारू स्टेट्स, यानी कि बिहार से शुरू होता है और मध्य प्रदेश और राजस्थान और उत्तर प्रदेश, ये बीमारू स्टेट्स हैं। इन बीमारू स्टेट्स को ही सारी प्राइमेसी दी जाती है पॉलिटिकली। और जबकि टैक्सेस कलेक्ट किए जाते हैं साउथ से, पंजाब से, हरियाणा से और बाकी जगहों से, गुजरात वगैरह से। ऐसे में ये पॉलिटिकल पैम्परिंग हिंदी स्टेट की जो है, क्या ये इसकी वजह से एक डिसबैलेंस है हमारी सोच में भी, और हमारे एक दूसरे के लिए जो इज्जत है, म्यूचुअल इज्जत है एक हिंदुस्तानी के तौर पे, वो भी कम है। मद्रासी कहना या किसी को मणिपुरी कहना, ये सब कहना ये डेरोगेटरी बातें हैं।
मैं कई बार सोचती हूँ कि क्या भारत की राजधानी दिल्ली से हटा करके कुछ वक़्त के लिए तमिलनाडु में या केरल में शिफ्ट हो जाए, तब बैलेंस वापस आएगा? आर वी ओवर पैम्पर्ड इन नॉर्थ इंडिया पार्टिकुलरली अराउंड दिल्ली? वेल हिपोक्रेट हैं शिबा जी। आप जाके अगर मद्रास में रहते हैं तो तमिल सीखिए, वहाँ के लोगों के साथ मिलने की कोशिश करिए, ना कि उन पर हिंदी थोपने की कोशिश करिए। क्योंकि कोई कारण नहीं है कि वो लोग जबरदस्ती आपकी भाषा सीखें। अगर आप उनकी भाषा सीखने तैयार नहीं हो और अगर अगर आप सीखने की इच्छा भी रखते हो तो आपको कोई अधिकार नहीं है कि अपनी भाषा आप उन लोगों पर थोपें। और बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं, एक तरह से इंडिया एक अननेचुरल कंट्री है, क्योंकि इंडिया में अगर आप नॉर्थ ईस्टर्न जाते हैं या कश्मीर पहुंचते हैं या साउथ इंडिया पहुंचते हैं या गुजरात या मध्य प्रदेश पहुंचते हैं तो बहुत अलग अलग तरह के लोग हैं, अलग अलग भाषाएं हैं, अलग अलग कल्चर है। लेकिन इसीलिए जिस तरह से हिंदुस्तान चल रहा है, मैं लगभग कन्विंस्ड हूं कि हिंदुस्तान के टुकड़े हो जाएंगे, क्योंकि ये लोग विभाजन वाली बात लोगों के दिल में बैठाते हैं, पॉलिटिशियंस बैठाते हैं भाषाओं को फोर्स करने को लेकर, और ये करके कि बाहर वाले को आप जॉब नहीं दोगे या ये करोगे, या हिंदू मुस्लिम का जो एक बहुत बड़ी हिंदू मुस्लिम और एंटी क्रिश्चियन जो एक प्रथा चल गई है आज की तारीख में, जो कि ऐसा लगता है कि भारत की गवर्नमेंट पूरा उसका सहयोग कर रही है। तो इसमें एक विभाजन वाली मानसिकता तो आई जाएगी, और विभाजन वाली मानसिकता अगर एक बार आ जाती है तो वो जीनी जब बॉटल के बाहर आ जाता है तो सरकार उस पर कंट्रोल नहीं कर पाती कि वो क्या किस तरफ जाएगा। हमने भारत क्या पूरे साउथ एशिया ने जो वेस्टर्न कॉन्टैक्ट है उससे बड़ा फ़ायदा उठाया है। अगर भारत में पहले पोर्टुगीज़ और उसके बाद में जो बाकी के यूरोपियन कंट्रीज़ आए, ख़ासकर बाद में एक लंबा टाइम ब्रिटेन का है। अगर वो नहीं आते तो क्या आज हम जहाँ पर हैं, जो इंस्टीट्यूशंस हमने बिल्ड किए पर्टिकुलरली, ऑफ़ कोर्स हमने उन्होंने हमें रेलवेज़ बना के दे दिए, उन्होंने हमें डाक तार विभाग बना के दे दिया, और ये सब कुछ ऐसा था जिसने भारत की राष्ट्रीय एकता में बढ़ावा दिया है। अगर अंग्रेज़ नहीं होते तो जो जिस भारत की कल्पना कार्टोग्राफिक भारत हम आज देखते हैं, शायद अंग्रेज़ों के बिना ये मुमकिन नहीं था। इंडिया में एक थैंकलेसनेस है। शिवा जी, ये सारी थैंकलेसनेस 1991 के बाद चालू हुई है। ये जब से अयोध्या का कांड चालू हुआ है तब से और एक एक बीजेपी जब पकड़ उनकी बहस बढ़ने लगी तो उन्होंने हिंदुत्व को बहुत बढ़ावा दिया है, और उन्होंने सारी जो हमारा इतिहास है उसको रबिश कर दिया है। जैसे कि हमारा इतिहास 1000 साल पहले कोई बहुत अच्छा था। असलियत यह है कि हम लोग इतिहास लिखते ही नहीं थे। हम अंग्रेज जब हिंदुस्तान आए तो उन्होंने अ, हिंदुस्तान का इतिहास लिखना चालू कर दिया। जब पर्शियंस हिंदुस्तान आए तब उन्होंने अकाउंटिंग चालू कर दी, हिसाब लिखना चालू कर दिया। उसके पहले हमारी कोई इतिहास नहीं था। अ, और आप अगर देखते हैं सांची का मंदिर देखते हैं, या एक वो कौन सा बहुत फेमस, कई फेमस मंदिर है, सब गुम हो गए थे, किसी को कोई मतलब नहीं था, क्योंकि हमें इतिहास की इज्जत नहीं है। यूरोपियंस और जो उसके मुगल या उसके पहले लोग आए थे, उन्होंने एक सिविलाइजेशन लाने की कोशिश करी है। क्या वो लोग परफेक्ट थे? नहीं, लेकिन उस दिनों के हिसाब से जो हिंदुस्तान था उसके लिए उस कंपैरिजन में उन्होंने एक इम्प्रूवमेंट लाया हिंदुस्तान में। और इसलिए एक हमें बिल्कुल थैंकफुलनेस होना चाहिए, क्योंकि अगर ये लोग नहीं आए हुए थे पिछले 1000 साल में, जो बाहर के लोग आए हैं, तो हम आज भी गुफाओं में रह रहे होते, कोई पोस्ट ऑफिस का कॉन्सेप्ट नहीं होता, रेलवे हमने सोचा नहीं होता। शिवाजी आज भी आधा हिंदुस्तान को व्हील क्या होता है नहीं समझता, वो आज भी बकेट अपने सर पर लेकर चलते हैं। तो पूरी टेक्नोलॉजी विदेश से आई हुई है हमारी। जी, आपने कहा कि बकेट सर पे लेके चलते हैं।
एक आग्रह है कि हमारा जो पुराना है वही सबसे अच्छा है, चाहे उसमें तकलीफ़ ही क्यों ना हो। अभी बहुत से ब्रिटिश दौर ने जो हमें इंस्टीट्यूशंस दिए थे, उनको अंडरमाइन कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ब्रिटिशर्स ने हमें दिया था, उसके अलावा भी बहुत सारे चेक्स एंड बैलेंसेस के इंस्टीट्यूशंस दिए, उनको अंडरमाइन कर दिया गया है और जो प्री ब्रिटिश इंस्टीट्यूशंस थे, ख़ासकर जो कास्ट सिस्टम के इंस्टीट्यूशंस थे, उनको वापस लाया गया है। हमारे शंकराचार्य साफ कहते हैं कि जब तक कास्ट सिस्टम नहीं है, तब तक हिंदुइज़्म नहीं है। सनातन जो है वो कास्ट आधारित है और अब हमारे पास वापस वही इंस्टीट्यूशंस प्रभावी बनाए जा रहे हैं। साधुओं के अखाड़े प्रभावी बनाए जा रहे हैं, साधु इतने बढ़ गए हैं और वो साधु देश की पॉलिसी तय कर रहे हैं। एक साधु अभी यूपी में सत्यमेव जयते के को रिप्लेस करके शस्त्रमेव जयते का नारा लगा के सिर्फ हिंदुओं के बीच में मुसलमानों को मारने के लिए हथियार बाँट रहे हैं और उनको कोई रोक नहीं रहा है। तो इस तरह की बातें हो रही हैं जो बिल्कुल आउट एंड आउट क्रिमिनल चीज़ें हैं, लेकिन अंधविश्वास बहुत बड़ा है। तो व्हाट डू यू थिंक कि ये जो इंस्टीट्यूशंस का रिप्लेसमेंट हो रहा है कि पुराने इंस्टीट्यूशंस लाए जा रहे हैं और जो इंस्टीट्यूशंस काम के हैं, मॉडर्न इंस्टीट्यूशंस हैं, लॉ और इक्वालिटी बिफोर लॉ की बात करते हैं, वो हटाए जा रहे हैं, हम कहाँ जाएंगे? शिवा जी, आपने बोला कि सुप्रीम कोर्ट कॉम्प्रोमाइज़ हो गया है। और मेरे को पक्का भरोसा है, आप कोर्ट्स गई हुई हैं। अ, भारत का कोर्ट सिस्टम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। भारत का कोर्ट सिस्टम प्रेडेटरी है, जो कि रिश्वत कलेक्ट करने का एक तरीका बन गया है। एक मैं उसको बोलता हूँ ब्राइब कलेक्शन एजेंसी। आप कहीं भी कोर्ट में जाते हैं, आपको कोर्ट के अंदर घुसने के लिए रिश्वत देनी पड़ती है। आप जज के सामने तारीख तय करने वाले को 50 रुपए देते हो। तो आप उस कोर्ट पर आप क्या भरोसा करो जहाँ पे आप खुलकर रिश्वत का आदान प्रदान करते हो। तो मेरे ख्याल से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, कोर्ट सिस्टम हिंदुस्तान में है ही नहीं। मैंने काफ़ी समझने की कोशिश करी करी है कि कोर्ट्स क्या फैसला करते हैं। अब एक दो चीज़ों क्राइम पर फैसला कर सकते हैं अगर सोशल मीडिया पे वो क्राइम वायरल हो जाती है। जैसे वो निर्भया केस दिल्ली का हुआ था, तो वो वायरल हो गया था, तो कोर्ट्स अपनी बड़ी मुस्तैदी दिखाने की कोशिश करती हैं। लेकिन कोर्ट्स कोई फैसला नहीं करती हैं, केसेस चलते रहते हैं 10 साल तक और उसके बाद दोनों पार्टीज बाहर जाके समझौता कर देती हैं और कोर्ट में आके बोल देती हैं कि हमारा समझौता हो गया, और कोर्ट बोलता है हाँ अब हमारा ये फैसला हो गया। तो कोर्ट कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, कोर्ट है ही नहीं आज की तारीख में हिंदुस्तान में। शिवा जी, बात यह है कि कॉन्स्टिट्यूशन से फ़र्क नहीं पड़ता, रूल रेगुलेशन से फ़र्क नहीं पड़ता। आपको जब पुलिस वाला रोकता है सड़क पर, आप पूछो उनसे कि किस कानून के कारण वो आपको रोक रहा है, उसका जवाब रहेगा हमारे ऑफिसर ने बोला है रोकने का। नहीं, मुझे कानून बताओ, किस कानून के हिसाब से तुमने रोका है, क्योंकि तुम्हें ट्रेनिंग होनी चाहिए थी। तो कानून तब तक ही काम करता है जब तक कि आदमी की इच्छा हो उस कानून को अप्लाई करने की। लेकिन हमारे जो इंस्टीट्यूशंस हैं, अंग्रेज़ों ने सेट करे थे, अंग्रेज़ों ने उसको पॉपुलेट करे थे, और समय के साथ साथ हिंदुस्तानी लोग उसमें अपने हिसाब से ऊपर बढ़े हैं, और उन्होंने, आप कुछ भी उनको सिस्टम दे दो, वो हर चीज़ को हिंदुस्तानी सिस्टम में कन्वर्ट कर देंगे। ये हुआ है कि सुपरस्टिशन को जानबूझ के बढ़ावा दिया जा रहा है। एक कोर्स ला रहे हैं जिसमें भूत को वशीकरण का कोर्स है, यानी भूत को काबू में करेंगे। इसकी ट्रेनिंग, इसकी स्टडी होगी। आप सोचिए इसको कौन पढ़ाएगा? इसके प्रोफ़ेसर्स कौन लोग होंगे? तो एक बैक डोर से वो सारे लोग जो अनप्रोडक्टिव हैं समाज में, ये पोंगा पंडित और ये झाड़-फूँक करने वाले, तंत्र मंत्र करने वाले, वो लोग, और उसके अलावा जो पामिस्ट्री है, जो एस्ट्रोलॉजी है, इन सब की ट्रेनिंग के कोर्सेज़ की बात हो रही है और चल भी रहे हैं। इसी के साथ-साथ जो धर्म का सवाल है, वो अब रिचुअलिस्टिक इतना हो गया है कि साधुओं की और गॉडमैन की इतनी बाढ़ आ गई है। आई जोकिंगली आई से कि पर कैपिटा साधु इज़ इंक्रीजिंग लाइक एनीथिंग। लेकिन सच बात ये है कि हम उनके महफ़िलों में या उनके जो, उनको क्या कहते हैं, जब वो लोग अपना वो बनाते हैं, जगराता वगैरह करते हैं सब, उसमें बच्चों के साथ अब्यूज़ हो रहा है।
बच्चों के ऊपर पैर रख रहे हैं, उनको आशीर्वाद देने के नाम पे, उनको गरम तेल में डाल रहे हैं बच्चों को। बच्चा रो रहा और माँ-बाप इतने छोटे से बच्चे, एकदम छोटे से बच्चे के को लेकर के गए हैं और वो ये सारा कुछ उनसे करा रहे हैं। तो एक तरह का डंबिंग डाउन प्रोजेक्ट है। क्या हम ये सोचते नहीं हैं, और ये वीडियो पर मैं देखती हूँ, मुझे वरना पता ही नहीं चलता। तो भारत की जो छवि बाकी की दुनिया में बन रही है, वो क्या है? इसी के साथ-साथ साइंस का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। 50 इंस्टीट्यूशंस दोज़ हू आर वर्किंग इन द एरिया ऑफ साइंस, वेरियस साइंसेज़, दे हैव कंप्लेंट कि उनके पास पैसे नहीं हैं काम करने के। तो एक तरफ झाड़-फूँक के कोर्स को, वशीकरण के कोर्स को बनाया जा रहा है और साइंस के इंस्टीट्यूशंस को ख़त्म किया जा रहा है। वेयर वुड वी एंड अप आफ्टर ऑल दीज़ थिंग्स एक्चुअलाइज़? मेरे कुछ दोस्त हैं जो कि यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाते हैं। वो मुझे बताते हैं कि काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ के अब जो वाइस चांसलर्स हैं वो आरएसएस से कनेक्टेड हैं, और शायद उनकी कोई पढ़ाई लिखाई भी नहीं है, उनको कुछ समझता भी नहीं है। तो हमने अपनी पूरी लीडरशिप खत्म कर दी है। पॉलिटिकली कनेक्टेड लोग हैं हर जगह जिनको कुछ समझता नहीं है। और मेरी दूसरी सोच ये है कि अ, आज का समय ऐसा आ गया है कि अब जो टॉप लीडरशिप है डरती है कोई कॉम्पिटेंट लोग उसके आसपास ना हो जाए। तो अगर आप देखते हैं दिल्ली की चीफ मिनिस्टर या मध्य प्रदेश का चीफ मिनिस्टर, ये लोग एग्जिस्ट ही नहीं करते थे, इनका किसी को कुछ नहीं मालूम था इन लोगों के बारे में, और रातों रात ये लोग चीफ मिनिस्टर बन गए। क्योंकि हम लोगों ने हमारी यूनिवर्सिटीज़ हों या इंस्टीट्यूशंस हों या इलेक्शन कमिश्नर्स हों, ये आज उन लोगों को बनाया जाता है जो कि एक तरह की सोच के लोग हों, या एक आरएसएस से कनेक्टेड हों या किसी या बीजेपी को समर्थन करने वाले पोस्ट हों। तो हमने वो पूरी इंस्टीट्यूशंस बिगाड़ दी है, और बेवकूफ़ लोग हर जगह पहुंच चुके हैं जो जो कि या तो सोचते हैं कि गोबर पर रिसर्च की जा सकती है, या दूसरी बात यह है कि हिंदुस्तान की जनसंख्या, पढ़े लिखे लोगों की बात बता रहा हूँ, इतनी बेवकूफ़ हो चुकी है कि वो वोट देती है इन पॉलिटिशियंस को इस बात को लेकर कि वो गोबर पर रिसर्च करना, गोबर या गाय की मूत्र पर रिसर्च करने की कोशिश कर रहे हैं। उसमें भी करप्शन हो गया है और करोड़ों रुपए गोबर और मूत्र कलेक्शन के नाम पर इधर-उधर कर दिए गए हैं। तो अभी उसकी रिपोर्ट आई है कि जो इस पर रिसर्च हो रहा था उसमें भी करप्शन हो गया। तो ईमानदारी से तो वो भी नहीं हो रहा है। अगर हिंदुत्व का प्रोजेक्ट ईमानदारी से हो जाता तो भी कुछ आँसू पूछ जाते हमारे। बिल्कुल बिल्कुल शिवा जी, अगर इन्होंने दिल से अगर ये रियली बिलीव करते कि भाई मुसलमानों के खिलाफ ही जाना है मुझको, या गाय की मदद ही करना है, या गोबर पर रिसर्च सही में करना है, तो कम से कम मैं बोलता कि आपकी सोच गलत है, लेकिन आप में कम से कम सोच है। लेकिन इनमें सोच ही नहीं है, इनको सिर्फ इसे इकट्ठा करना है, करप्शन करना है, इनको कुछ और इच्छा नहीं है। एक चीज़ और हुई कि जब थोड़ी हमारे पास पैसे आए और वो वेल्थ बढ़ी है, तो दिखावा बहुत हो गया भारत में, और इसको कैपिटलिज़्म से जोड़ा जाता है कि कैपिटलिज़्म जो है वो सिस्टम है जो हेडोनिज़्म को, डिबॉचरी को, विलासिता को, अय्याशी को, दिखावे को, मटेरियलिज़्म को, कंज़्यूमरिज़्म को प्रमोट करता है। तो अब क्योंकि हम कैपिटलिस्ट कंट्री हैं, इसलिए अब हम ये सब कर सकते हैं। भारत में होने वाली शादियों पर अगर आप नज़र डालें, एक इतना इर्रेशनल वल्गर शो ऑफ पॉम्प है कि ऐसा लगता है वो 1 हफ्ते के लिए वो लोग ट्रांसपोर्ट हो करके किसी राजशाही में शिफ्ट हो जाते हैं और हर चीज़ उनकी राजाओं जैसी होती है, राजा जैसे जीते थे। तो मॉडर्निटी जब आपको मिली, उससे आपने जो कुछ भी कमाया तो आप अपना वो ड्रीम जीने लगे कि हम फ्यूडल लॉर्ड्स जब थे तो क्या था, जबकि उस ज़माने में वो चीज़ें नहीं थी जो आज ये लोग कर रहे हैं। कैपिटलिज्म कैसा सिस्टम है? क्या उसमें मोरालिटी नहीं होती है? क्योंकि हमने तो मैक्स वेबर को जब पढ़ा तो प्रोटेस्टेंट एथिक्स और कैपिटलिज्म और मटेरियलिज्म और ग्रोथ के बारे में पढ़ा, और उसमें एक इंट्रिंसिक एथिक्स इन्वॉल्व होता है, वो पढ़ा। आपका क्या टेक है इस पर? तो शिवा जी, मैं वापस 35 साल से हिंदुस्तान के बाहर रह रहा हूँ,
और मैंने देखा है जो कैपिटलिस्ट्स हैं, जो कि अरबपति हैं, बिलियनर्स हैं, वो अपने को दिखावा करने की कोशिश नहीं करते हैं। उनकी जो ऑफिसेज हैं वो खुली ऑफिसेज रहते हैं। आप लोगों उनसे आके मिलना चाहो जाके मिल लो, बात कर लो। वो दिखाने की कोशिश नहीं करते। अधिकतर लोग एक छोटी गाड़ी चलाते हैं। वॉरेन बफेट जो कि अमेरिका के सबसे अमीर आदमियों में से है, वो उसी मकान में रह रहे हैं जहाँ पे जो उन्होंने पहली बार जब यंग आदमी थे तब खरीदा था। तो अब ना उनको दिखाने की अच्छी जरूरत है। आप आइकिया के ओनर की अगर सोचते हैं तो उनकी एक जो मर अभी रिसेंटली मर गए, अपनी 20-25 साल पुरानी गाड़ी चलाते थे। पैसा दिखाने के लिए नहीं होता है। पैसा आप कमाते हो सिर्फ इस बात को लेकर कि आप समाज में वैल्यू दे रहे हो। तो प्रॉफिट जो होता है आपकी समाज के कंट्रीब्यूशन को रिफ्लेक्ट करता है, ना कि आप एक्सप्रोप्रिएट करते हो। और दिखावा करना एक छोटी मेंटालिटी की बात है। एक ये बताने की बात है कि आप इतने कमजोर दिल के आदमी हो कि आपको दूसरे से अप्रूवल चाहिए अच्छा महसूस करने के लिए। दूसरा गंदा दिखे, दूसरे के सामने हम बड़े दिखें, ये दिखाना आपकी खुद की अंदरूनी कमजोरी का रिफ्लेक्शन है मेरे ख्याल से। That leads me to this question of Indians relationship with money, cash money. हमारे यहाँ कैश जमाखोरी की एक बहुत पुरानी कहानी है, और भारत के लोग अपने घरों के अंदर, अपने बेड के अंदर, अपने बाथरूम के टाइल्स के पीछे, अपनी दीवारों में, अपने घर के पाइप्स में पैसा छुपाते हैं। ज़ाहिर है वो इल गॉटन मनी है, वो अनअकाउंटेड मनी है, तो वो उसको छुपाते हैं। भारत के लोगों में, अगर मैं ये कहती हूँ चलिए आपने किसी गलत तरीके से भी कमाया या टैक्स इवेजन भी किया, तो आप मनी को, तभी तो वो अच्छा है या किसी काम का है जब वो वैल्यू ऐड करे किसी की ज़िंदगी में, आप ही की ज़िंदगी में करे या किसी की ज़िंदगी में। अगर वो ट्रांजैक्शन में आएगा तो वो उससे देश बढ़ेगा, तरक्की होगी। वो कुछ कुछ तो काम करेगा ना, वो आप उससे कुछ खरीदेंगे, कुछ बनाएँगे, उस एक इफ़ेक्ट पैदा करेगा वो। ऐसा क्यों है कि हम दूसरों का भी छीन लेना चाहते हैं, अपना जो टैक्स मनी है उसको भी इवेट करके बचा लेना चाहते हैं और उससे खुशी हासिल करते हैं। खुशी क्यों मिलती है हमें उस जमा हुए रद्दी से, जो किसी के भी काम नहीं आ रहा है? वेल एक बात और भी है कि वो टाइल्स के पीछे छुपाते हैं, वो अपने खुद के परिवार वालों से भी छुपाते हैं पैसा। तो वो जब मर जाते हैं तो वो पैसा गुम हो जाता है। और वो इसलिए छुपाते हैं अपने परिवार वालों से क्योंकि उनको मालूम है कि उनके परिवार वालों पर उनको भरोसा नहीं है। मेरी एक याद है मुझे, एक बहुत सीनियर ब्यूरोक्रेट से काफ़ी मिलना जुलना था दिल्ली में। वो मेरे से बोलते हैं, उन्होंने अपने पैसे से अपने लड़के के लिए लंदन में मकान खरीदा जो कि बहुत महंगा मकान आता है। अ, मेरे से बोलते हैं, एक दिन रोता हुआ आदमी, वो दारू पी के रो रहा था और मेरे से बोलता है कि जयंत आज के बच्चे कैसे हैं कि उसको सिर्फ मेरे पैसे पर नज़र है। मेरी इच्छा हुई उस आदमी को बोलने की कि तुमने पूरे दुनिया को से करप्शन करा है और तुम सोच रहे हो कि तुम्हारे बच्चा करप्शन नहीं सीखेगा, और अगर सीखता है तो तुमको एक्सक्लूड कर देगा। ऐसा होता नहीं है। करप्ट आदमी हर आदमी से करप्ट होगा। तो वो समझ नहीं है। जो मैंने देखा है, ये लोग सोचते नहीं है। और दूसरी चीज मैंने देखी है कि आप लाख रुपए की रिश्वत दे दो किसी को, और अगर वो टैक्सी लेकर आया है जिसमें 100 रुपए का खर्चा हुआ है, तो वो 100 रुपए भी आपसे निकलवाना चाहता है। वो उसके पैसे का कोई यूज नहीं बचता है क्योंकि वो प्रॉपर्टी पे प्रॉपर्टी खरीदता चला जाता है जो इसके कोई काम नहीं आती। वो प्रॉपर्टी बेनामी प्रॉपर्टी होती है, इवेंचुअली गुम हो जाती है। तो मैं भी कभी समझ नहीं पाता ये करप्शन फॉर द सेक ऑफ करप्शन, जिसका कोई फ्यूचर नहीं है, जिसका कोई फायदा नहीं है, जिसका वो खुद भी इस्तेमाल नहीं कर पाता। लेकिन कभी समझ नहीं आता कि क्यों ऐसी हालत है इन लोगों की। मेरी समझ ये है कि इनको खुशी मिल नहीं सकती। खुशी सिविलाइजेशनल प्रोसेस से मिलती है, प्यार सिविलाइजेशनल प्रोसेस से आता है। ये तब आता है जब आपके दिल में वैल्यूज़ हों, आपके दिल में एक मोरालिटी हो। और अगर आप में ये नहीं हो तो
आपका आप कपड़े आपने जरूर पहन लिए, लेकिन आप जानवर हो एक तरह से, और आपका जो दिमाग है वो मनी, रिसोर्सेज, मटीरियलिज्म, सेक्स और हीडोनिज्म में जाता है, और वही चीज इन लोगों में आपको दिखती है। भारत में जिस तरह के पर्यावरण के इश्यूज़ हैं, साँस लेना मुश्किल है, साफ़ पानी मुश्किल है, दिल्ली के पानी में यूरेनियम है, हज़ार्डस लेवल पर है, और सॉइल क्वालिटी इतनी ख़राब हो गई है। मैं अंदर से एंटी नेटलिस्ट होती जा रही हूँ। मुझे लगता है कि बग़ैर इजाज़त के, बग़ैर पूछे हुए हम सब इतने बढ़ते चले गए, और हमें पता था कि ये चीज़ें अब हमें सँभाल नहीं पाएँगे, हमारा देश का जो रिसोर्स है वो हमें सँभाल नहीं पाएगा, फिर भी हम बढ़ते चले गए। लेकिन अभी जो एक्सप्लॉइटेशन बढ़ा है, उससे ये भावना पैदा होती है मन में कि भई अब इस दुनिया में और मासूम आएँ, और पैदा होते ही स्ट्रगल करने लगें साँस के लिए, पैदा होते ही साफ़ दूध के लिए, साफ़ पानी के लिए स्ट्रगल करने लगें। फिर हॉस्पिटल्स भी काम नहीं कर रहे हैं, तो कई बार ये लगता है कि एंटीनेटल होना या चाइल्ड फ्री, एक जनरेशन का 1-2 जनरेशन चाइल्ड फ्री हो जाएँ, तो शायद उन लोगों को जो एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, जो गुलाम बना रहे हैं, उनको ये शर्म आएगी कि भाई अब हमारे पास गुलामों की अगली पीढ़ी की सप्लाई नहीं हो रही है, तो अब हम क्या करें? तो शायद उससे फ़र्क पड़े। आई एम सॉरी फॉर सेइंग ऑल दिस, लेकिन मेरे अंदर ये निराशा इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि वाक़ई रिश्तों में बड़ी परेशानी है। और एक बात ये भी कहना चाहती हूँ कि जब आपने रिश्तों की बात कही कि वो आप अपने बेटे की शिकायत कर रहा था आपसे, भारत में माँ-बाप रिश्तों में बेईमान हैं। करप्शन वो सिखाते हैं, दहेज वो लेते हैं, जातिवाद वो सिखाते हैं, कम्युनलिज़्म वो सिखाते हैं, और फिर ये कहते हैं कि समाज बहुत बुरा है और हालात बदल गए हैं। और सबसे बुरी बात ये है कि अपने बेटे की ज़िंदगी भी वो अपने ऊपर खर्च करवाना चाहते हैं। शिवा जी, कोई सेल्फ रिफ्लेक्शन एक कॉन्सेप्ट नहीं है हिंदुस्तान में कि आप सोचो, आपके व्यवहार के करने के बाद आप सोचो कि मैंने क्या करा था। और आप अगर देखते हैं कि आदमी बहुत रैशली ड्राइव करता है, मौत से बच जाता है, और 10 सेकंड बाद वापस वो रैशली ड्राइव करना चालू कर देता है। तो हमारे में सेल्फ रिफ्लेक्शन नहीं है, हम सोचते नहीं है, एक विचार करने की कल्चर नहीं है हिंदुस्तान में। हम हमारी जो पूरी सोच है वो सिर्फ इसलिए है कि मैं पैसा कमा लूं और अय्याशी कर लूं, बस वही है। और ना भी वो अय्याशी भी नहीं कर पाता, क्योंकि वो शारीरिक रूप से कमजोर हो जाता है। आज की तारीख में ये लोग अंडा भी नहीं खाने देते लोगों को। आपका आपको प्रोटीन्स खाने के लिए इनकरेज करना चाहिए, वो डिस्करेज कर रहे हैं। तो एक आपका शरीर ही काबिल नहीं रहेगा कि आप अ, शरीर को भी सही तरह से उपयोग कर पाओ। तो आप अगर देखते हैं 30-40 साल की उम्र में ये लोग काफ़ी उम्र दिखने लगती है, सीधे चल नहीं पाते एक इतनी यंग एज में, क्योंकि आपका शरीर ही नहीं बचा, अगर आपकी जो सोच है, आपकी जो लाइफस्टाइल है उसके कारण। ग्लोबल दुनिया है, हमें सबके साथ मिल के जीना है, कॉम्पीट भी करना है। ऐसे में अगर भारत में इस तरह की कमियाँ अंदर से पैदा हो गई हैं, तो कुछ तो आप बताइए क्या करें? कहाँ से शुरू करें? कैसे इंटीग्रिटी के सवाल को, ऑनर के सवाल को, ट्रुथ के सवाल को, ये तीनों जुड़े हुए हैं। भारत में ये तीनों की बहुत कमी है। शायद यही बुनियाद है हर कमी की। हाँ, शिवा जी, इसका कोई जवाब नहीं है, क्योंकि एक आम इंसान के में कोई चेतना नहीं है। वो सुपरस्टिशियस है, उसको मुफ्त का चाहिए, उसको करप्शन करना है, वो झूठ बोलता है। मुझे मुश्किल से, और मैं पक्का मानता हूँ आपके साथ भी वही हालत होगी, अगर आप अपनी ज़िंदगी में 5-10 लोगों पर भी ट्रस्ट कर पाएँ कि वो आप उन पर भरोसा कर सकते हो, बहुत मुश्किल है भारत में। तो ऐसे देश में जिसमें कोई ट्रस्ट नहीं है, जिसमें कोई सिस्टम नहीं है, और कोई अपनी बात की वैल्यू नहीं करता। अगर आपसे कोई बोलता है कि आपका प्लम्बर के 4 बजे आएगा, वो दूसरे दिन भी आ जाए तो बहुत बड़ी बात है। तो हमारी बात की कोई कीमत नहीं है। तो अ, मैं बहुत पेसिमिस्टिक हूँ हिंदुस्तान को लेकर, और बहुत पिछड़ चुका है हिंदुस्तान बाकी दुनिया को लेकर। अगर आप देखें वियतनाम में क्या हो रहा है, कंबोडिया में क्या हो रहा है, चीन में क्या हो रहा है,
प्रोग्रेस हो रही है वहाँ पे। जातिवाद, ये फालतू की बातें सोचना बंद हो चुका है। लड़कियों की जो आज़ादियाँ हैं इन देशों में, जो आप अगर देखते हैं वियतनाम में या चीन में, इतनी आज़ाद हैं कि आज पश्चिमी देशों से आगे बढ़ चुके हैं वो। सेफ्टी इतनी ज़्यादा है कि आज की तारीख में चीन में मैं देखता हूँ लोग कॉफ़ी शॉप में अपना पर्स टेबल पे छोड़कर चले जाते हैं, जिस तरह सिंगापुर में दसों साल से चल रहा है। और वापस आ जाते हैं आधा घंटे बाद। उनको कोई डर नहीं है कि चोरी हो जाएगी। तो एक समाज बहुत तेजी में बदल रहा है। अगर आपको कुछ बीमारी होती है तो आपको इलाज मिल जाता है। मैं अपनी बात बता रहा हूँ। मैं कुछ समय पहले, करीब एक दो 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 एक महीने पहले चीन में था। मैंने खुद को छुरा मार लिया अपनी उंगली पर, तो मेरी उंगली कट गई थी रात को। तो मैं प्राइवेट हॉस्पिटल में चला गया इमरजेंसी में, कि मेरे को कुछ ड्रेसिंग वगैरह की सारी शॉप्स बंद थी। उस तुरंत नर्स ने मुझे ट्रीट करा, बैंडेज किया, और बिना कुछ कहे मुड़कर चली गई। उसका काम खत्म हो गया। जो कि एक छोटा सा काम था, उन लोगों ने कोई पैसा चार्ज भी नहीं करा मेरे से। तो अब दुनिया में बहुत बदलाव आ चुका है। हिंदुस्तानी समहाउ देख ही नहीं पाते। आप बैंकॉक भी चले जाएं तो बैंकॉक के कई भाग अब सिंगापुर जैसे हो गए हैं। शानदार बिल्डिंग्स बन गई हैं, मॉल्स बन गए हैं, चीजें काम करती हैं। लेकिन हिंदुस्तानी जाता है बैंकॉक, क्या करता है? वो गोगो लड़कियों के पास चला जाता है और दारू पीकर बैठ जाता है। तो हमारी इच्छा ही नहीं है बेहतर होने की, तो कैसे होगा हमारा देश बेहतर? अभी एक वीडियो आया कि गोगो लड़कियों से सर्विस लेने के बाद उनको पैसे नहीं दिए, उन्होंने पीटा उसको सड़क पर। इंडियन बाप बेटे थे, तो अजीब ही हालत है। पता नहीं, वी आर नॉट प्रिपेयर्ड टू बी अ टूरिस्ट ऑल्सो। बाहर जाकर के बड़ी गड़बड़ कर रहे हैं हम लोग। जी, ये भी बहुत बदनामी हो रही है, क्योंकि हिंदुस्तानी सोचता है कि शोर मचाना तारीफ की बात है। क्योंकि इनके वही बात है शिवा जी, कि इनमें सिद्धांत नहीं है, इनमें वैल्यूज नहीं है, इनमें 10 कमांडमेंट्स नहीं है। तो इनको समझ नहीं आता। तो हिंदुस्तान में अगर आप सोचते हैं तो वो शोर बचाता है, दिखावा करता है, दूसरे को परेशान करता है। तो समाज ये सोचता है कि उसमें ताकत आ गई है, वो ये दिखा रहा है कि उसमें ताकत आ गई है। जब वो विदेश में जाके वैसी हरकत करता है तो वो इसलिए करता है क्योंकि उसकी सोच के हिसाब से वो व्यवहार सही व्यवहार है ताकत वाले लोगों को लेकर। लेकिन वहाँ पे लोग आपको नीचे आपको लुक डाउन करते हैं आप जब वैसा बिहेवियर करते हैं। और वो आज की तारीख में बहुत तेजी में बढ़ गया है कि इंडियन टूरिस्ट सोचते हैं कि उनका पैसा खर्च कर रहे हैं तो सब उनके सामने नाच करना चाहिए जब वो पहुंचे हुए हैं कहीं। तो बात इतनी बिगड़ गई है, कहाँ से सही होगी, कहाँ से ठीक किया जाए इसको। देश के अंदर इतनी नॉइज़ है, इतना शोर है। हर त्योहार, जब भी त्योहार आता है तो वो एक अपने साथ अटैच सोशल प्रॉब्लम लेके आता है। होली में क्राइम होता है, दिवाली में पोल्यूशन खराब होता है, और क्या कहूँ, मतलब समझ में नहीं आ रहा है। और ये सड़क पर तो हर काम सड़क पर करना चाहते हैं। हाँ, तो शिवा जी, मैं पिछले 35 साल में कम से कम हिंदुस्तान 150 बार आया हूँगा। और जब मैं हर 2-3 महीने में हिंदुस्तान आता हूँ, मुझे हर वक्त हिंदुस्तान बिगड़ा हुआ दिखता है। अ, इतनी बात मैं मानता हूँ कि इकोनॉमिकली थोड़ा ज़्यादा पैसा है अब हिंदुस्तानियों के पास। लेकिन ओवरऑल जो कल्चर है, जो कि एक खास चीज़ है, पैसा खास चीज़ नहीं है, कल्चर खास चीज़ है। क्योंकि आपका जो भविष्य आपके कल्चर पर निर्भर है, पैसे पर निर्भर नहीं है। तो कल्चरली हिंदुस्तान लगातार खराब होता चला जा रहा है। हिंदुस्तान की महिलाएं खराब होती चली जा रही हैं। मैं एयरपोर्ट पे जब बैठता हूँ और लड़कियों को फोन पे बात करते सुनता हूँ, तो हर सेंटेंस में एक दो माँ बहन की गालियां देती हैं वो भी, क्योंकि उनको लगता है कि वैसी भाषा दिखाती है कि वो कहीं प्रोग्रेस कर चुके हैं। जबकि तो हो क्या गया है शिवा जी पिछले 35 साल में, कि हम लोग हॉलीवुड की मूवीज देखते हैं हिंदुस्तान में, और सोचते हैं कि वो जो उसमें जो गंदापन है वो प्रोग्रेस की निशानी है। हम तो हमने अनफॉर्चुनेटली वेस्टर्न कल्चर का जो लोएस्ट पार्ट है, लोएस्ट कल्चरल लोग हैं, उनको कॉपी कर लिया है। और हम सोचते हैं कि हिप हॉप करना, प्रोमिस्क्यूइटी, हीडोनिज्म,
ये एक अच्छी चीज़ें हैं। जबकि पश्चिम देशों में एक्सेप्टेंस है उस चीज़ की, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उसको प्रोत्साहित करते हैं वो लोग इनकरेज करते हैं अच्छे लोगों को। लेकिन हमने देखा कि गोरे लोग योगा को और स्पिरिचुअलिटी को भारत में गंगा के किनारे जो पूरा एक सिस्टम है घाटों पर, वहाँ आकर के बैठना, वहाँ आकर के स्पिरिचुअलिटी को एक्सपीरियंस करना और ओशो के ज़माने में भी हमने देखा कि बहुत एक कल्ट फिगर थे वो और उसके साथ-साथ आज तक ये रखता है। तो फ्रॉम हिप्पी टू टुडे ये विदेशों में तो हम पॉपुलर हुए कल्चरली। वेल उसका मेरा दूसरा एक्सप्लेनेशन है उसके पीछे शिवाजी। 1960s में हिप्पीज इंडिया आना चालू हो गए थे। बीटल्स आए थे, महर्षि का काफ़ी नाम था उन दिनों में। और ये लोग जो जब हिंदुस्तान आते थे, गोवा जाते थे या हिमाचल जाके समय निकालते थे, या ऋषिकेश वगैरह जगह वैसी जगह जाते थे, तो काफ़ी नशा कर होता था वहाँ पे। और नशा जब आदमी करता है तो उसके सामने कितनी गंदगी है उसको कोई परवाह नहीं रहती। और जब आप अमेरिकन डॉलर लेके हिंदुस्तान में आते हो जहाँ पे हर चीज़ आपको 1/100 पैसा देना पड़ता था उन दिनों में, तो आपको लगता था कि बड़ा अच्छा देश है। लेकिन शिवाजी, मैं पिछले 30 साल से विपासना कर रहा हूँ, लेकिन मैं आपको एक बात और भी बोलता हूँ कि मैंने हिंदुस्तान में स्पिरिचुअलिटी नहीं देखी है। स्पिरिचुअलिटी हिंदुस्तान में बहुत कम लोगों के पास रही है। और अधिकतर लोग जो हिंदुस्तान में अगर मेडिटेशन भी करते हैं, मैंने आपको भी बताया मैं विपासना कर रहा हूँ, मैंने कई तरह की मेडिटेशन करी है, लेकिन लगभग 100% लोग जिंदगी से भागने के लिए आते हैं वहाँ पे, या उनको कोई शारीरिक बीमारी या मानसिक बीमारी होती है इसलिए आते हैं। स्पिरिचुअलिटी सोच में लगभग कोई नहीं आता इंडिया में। तो नहीं, हिंदुस्तान में स्पिरिचुअलिटी नहीं है। और जो ये योगा है, इसने योगा में कोई बुराई नहीं है, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज में कोई बुराई नहीं है, लेकिन उसके साथ साथ जो सोच आ रही है वो वेस्टर्न कंट्रीज को, जो कि नॉन पेगन कंट्रीज हैं, जो कि नॉन आइडोलिट्री कंट्रीज हैं, जिसमें यह माना जाता है कि जिनमें कम से कम पहला कमांडमेंट मेरे ख्याल से यह है कि देयर इज ओनली वन गॉड एंड दैट्स मी। उसको आप करप्ट कर रहे हो इन चीज़ों को वेस्टर्न कंट्रीज में लाने के बाद। और मैं वेस्ट कोस्ट में रहता हूँ शिवाजी, इसके कारण बहुत करप्शन हुआ है। अच्छा, इसके कारण करप्शन हुआ है? क्या होता है कि आप जब देखिए, मेरे को किसी से मतलब नहीं है कि आपका धर्म क्या है, आप क्या करते हो, लेकिन आप जब सच की खोज नहीं करते, आप अगर भगवान को मूर्ति की तरह पूछते हो, तो आपके दिमाग में कुछ और हो जाता है। आप भगवान के पास स्पिरिचुअलिटी के लिए नहीं जाते हो, आपके भगवान के पास भीख मांगने जाते हो कि मेरे को ये 500 रुपये डाल दूंगा आपके इसमें, अगर मेरा ये हो जाए। ये मानसिकता सिर्फ हिंदुओं में नहीं है, ये मानसिकता मैंने क्रिश्चियंस में भी देखी है, हिंदुस्तान में मुसलमानों में भी देखी है। लेकिन ये एक पेगन मानसिकता है, एक कल्चरल चीज है, इसमें धर्म की बात नहीं है, एक पेगन मानसिकता है। और वो पेगन मानसिकता जो है ऑब्जेक्टिविटी, दिमाग की ऑब्जेक्टिविटी को भग्न कर देता है। तो हमें फिर सच्चाई एक नहीं दिखती है, हमारे को सच्चाई जो हम मानना चाहते हैं वो दिखने लगती है। भारत में जो कुछ लोग खुल करके सनातन की तरफ नहीं जा पा रहे हैं, जो यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ा रहे हैं, वो आजकल एक नया टर्म लाए हैं, वो है इंडियन नॉलेज सिस्टम्स। तो वो ये कहते हैं कि हमारी सारी नॉलेज जो है वो इतनी वेस्ट ड्रिवन है और वेस्ट ओरिएंटेड है कि हमने अपने भारत के जो ईस्ट के जो नॉलेज सिस्टम्स थे, उनको डेवलप ही नहीं किया, तो अब हम उसे डेवलप करेंगे। अब उसमें वो कौन से विषय होंगे, कौन से डेवलपमेंट, क्योंकि हमारे यहाँ का बहुत बड़ा जो वो है कॉर्पस है, वो कास्ट रिडन है और कास्ट के खिलाफ जो कुछ भी किया गया है उसको अब इस दौर में आराम से दबा दिया गया है। जितने भी भक्ति आंदोलन थे, जितने भी और इस तरह के आइडोलेट्री के खिलाफ थे, वो सारे के सारे अब कहीं नहीं दिखते हैं, अब एक ही तरह का दिखता है।
तो अब इंडियन नॉलेज सिस्टम्स एक ऐसी चीज़ नहीं लाई जा रही है रीपैकेज करके सनातन को। तो इसीलिए शिवाजी मैं बहुत समर्थन करता हूँ इस बात का कि अंग्रेजों को हिंदुस्तान में रहने रहन हमें रखना चाहिए था, क्योंकि उनके समय पे ये सब इनलाइटनमेंट आई थी। राजा राम मोहन रॉय अंग्रेजों के ज़माने के आदमी थे। राजा राम मोहन की राय की मेरे को नहीं मालूम कि कोई हिंदुस्तान में मूर्ति है। यूनाइटेड किंगडम में ब्रिस्टल में उनकी मूर्ति है, क्योंकि उस आदमी ने सती प्रथा खत्म करने की कोशिश करी थी। उस आदमी ने उस समय में बंगाल रेनाइसेंस में उन लोगों ने एक एक जागरूकता लाने की कोशिश करी थी। बच्चों की शादियां बंद करना, विधवाओं को आश्रम में भेज देना, जो हमारी खामियां थी उनको अंग्रेजों के सहयोग से ठीक करने की कोशिश करी थी। अब अंग्रेज चले गए तो हिंदुस्तानी जो मूल सोच है वो उभर कर आ गई है। हिंदुस्तान की जो डेमोक्रेसी है, जो कि मुफ्तखोरी वाली डेमोक्रेसी है और दूसरे को हिट करने वाली डेमोक्रेसी है, वो अब उभर के आ गई है। तो इनलाइटनमेंट हो ही नहीं सकता ऐसे समाज में। इसीलिए मैं इस बात को लेके मैं फैक्चुअल होना चाहता हूँ, मैं तथ्य को देखना चाहता हूँ, और इसीलिए हिंदुस्तान लगातार बिगड़ता चला जा रहा है, सोच बिगड़ती चली जा रही है। अब हम एक समय था शिवाजी, जब आप फोक और नाइफ को काम में लेते थे तो लोग अच्छा मानते थे। आपकी अपनी सोच है, आपको हाथ से खाना है या नाइफ फोक से खाना है। लेकिन आज की तारीख में अगर आप नाइफ और फोक से खाना बस खाओ तो लोग आपकी मजाक उड़ाते हैं। क्योंकि अब अ, जो गंदा कंडक्ट है, मैं वापस ये नहीं बोल रहा हूँ कि फोक और नाइफ से खाना ही अच्छी चीज़ है, लेकिन जो गंदी चीज़ है अब वो उसको हम समर्थन करने लगे हैं समय के साथ साथ। और एक बाज़ाब्ता विरोध हो रहा है अंग्रेज़ी का। हमारे बड़े नेता, मिनिस्टर्स ये कह रहे हैं कि अंग्रेज़ी बोलने वालों शर्मिंदा होंगे, हम ऐसा हिंदुस्तान बनाएँगे। तो यानी ये तो अजीब बात हो रही है, क्योंकि अंग्रेज़ी एक अकेली चीज़ थी जिसने हमें दुनिया से जोड़ा था, और थोड़ी ये जो हमारे पिछले 30 साल की कामयाबी है, उसमें अंग्रेज़ी का बहुत बड़ा हाथ है। तो लॉर्ड मैकाले को गाली देना और वो सारी जो फर्स्ट एजुकेशन पॉलिसी उन्होंने बनाई भारत के लिए, उसमें ज़ाहिर है उनका अपना इंटरेस्ट था, वेस्टेड इंटरेस्ट ये था कि वो हमसे बात कर सकें, हमारे काम के हो जाएँ। लेकिन इसके साथ-साथ भारतीयों को तो उन्होंने आज जो आपके सीईओज़ वेस्ट में बैठे हुए हैं, जिन्होंने तरक्की की है, गूगल का चीफ़ कोई भारतीय है, तो कोई और इस तरह की ऑर्गेनाइज़ेशंस हैं, उनका चीफ़ भारतीय है। बड़ा प्राइड तो लेते हैं, लेकिन उसी अंग्रेज़ी को ये अब्यूज़ करते हैं। तो उत्तर प्रदेश, बिहार में लोहियावादी जो नेता थे, उन्होंने हिंदी का को थोपा और विरोध किया अंग्रेज़ी का, और उस दौर की पूरी पीढ़ी जो सरकारी स्कूलों से पढ़ के आई थी, वो कमज़ोर हो गई और फिर वो उस कमज़ोरी को आज तक ढो रहे हैं। तो ये जो मायोपिया है कि दुनिया को हम समझ नहीं पाते हैं, दूरदृष्टि नहीं है हमारे पास, इससे तो पूरी नस्लें बर्बाद हो जाएँगी। जहाँ तक मुसलमानों का सवाल है वहाँ पे नफ़रत है। लेकिन जहाँ तक क्रिश्चियंस का सवाल है, जहाँ तक अंग्रेजी और वेस्टर्नाइजेशन का सवाल है, एक हीन भावना है। तो ये लोग जो ना अंग्रेजी सीख नहीं पाए, खुद नहीं सीख पाए, उनका दिमाग नहीं चलता कि वो अंग्रेजी सीख पाएँ, उनमें डिसिप्लिन नहीं है कि वो एक अंग्रेजी को सीख सकें। ये वो लोग हैं जो कि अंग्रेजी का विरोध करते हैं। मेरे ख्याल से अधिकतर ये हीन भावना है, ना कि सही में अपनी भाषा को लेके गुरूर है। अगर खुद की भाषा को लेके गुरूर होता तो मैं बहुत खुश होता कि बहुत अच्छी बात है कि आपने अपनी भाषा को प्रमोट करा है, अपनी भाषा बेहतर करी है। लेकिन हम वो भी नहीं करते। हमारी आज की समस्या क्या है शिवाजी, की शायद हिंदी बोलने वाले अकेले लोग हैं जिनको लगातार अगर विचारों की बात करनी है तो इंग्लिश शब्दों का इस्तेमाल करना पड़ता है, क्योंकि हमारे पास ना तो शब्द हैं, अगर शब्द हैं तो हम हमारे दिमाग में नहीं है वो, और अगर दिमाग में भी हैं और हम काम में लेते हैं तो समाज ऐसा है कि मजाक उड़ाता है अगर आप विचारों वाली बात करते हैं तो बात यह है कि गुरूर आए अपने भाषा को लेकर, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये गुरूर नहीं है। मेरे ख्याल से ये हीन भावना है अंग्रेजी अंग्रेजी को लेकर। एक लिंग्विस्ट एक्सपर्ट थे जिनसे मैं बात कर रही थी, तो वो यही कह रहे थे कि हिंदी भारत की सबसे नई भाषा है।
जो सबसे बाद में बनी हुई भाषा है। तो हमने जो हमारी पुरानी भाषाएँ हैं तमिल, मलयालम, बंगाली ये सारी भाषाएँ तो हमने इनको तो कोई प्राइमेसी दी नहीं, लेकिन जो सबसे नई भाषा है उसको इन पुरानी भाषाओं पे थोप रहे हैं और ये देश के की एकता के लिए भी खतरा है। लेकिन सवाल ये है कि अच्छी हिंदी भी स्कूलों में नहीं पढ़ाई जा रही है, तो ना आप और 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 शिवा जी, हिंदी जो है अंग्रेजों ने बनाई है। अगर आपको अंग्रेजों को निकालना है तो हिंदी को निकालना चाहिए, क्योंकि हिंदी भाषा अंग्रेजों की दी हुई है। आज भी अ, अ, कई लोगों को की जो ये मारवाड़ी बोलते थे, कई कई हजारों वर्जन थे हिंदी के। तो अंग्रेजों ने डिक्शनरी बनाई है, अंग्रेजों ने उसको एक सिस्टमाइज करा है। और मैं आपकी पूरी बात सही मानता हूं कि अगर हिंदुस्तान में सही में आपको नेशनल लैंग्वेज करनी चाहिए तो तमिल जैसी भाषा को होनी चाहिए, जो कि सफिस्टिकेटेड है, जिसकी हिस्ट्री है, जिसमें शब्द हैं। क्योंकि हिंदी में शब्द ऐसे हैं जो कि नेचुरल नहीं है, जो कि ऑर्गेनिक नहीं है, क्योंकि उनको आर्टिफिशियली बनाया गया है कई शब्दों को। जी। भाषा अभी भी भारतीय भाषा के विकास के नाम पे हिंदी के लिए कार्यकारिणी होती है, वर्कशॉप होती है और उसमें नए वर्ड्स कॉइन किए जाते हैं, बनाए जाते हैं। जबकि भाषा जो असली भाषा होती है उसमें एवोल्यूशनरी प्रोसेस से वर्ड्स बनते हैं और मीनिंग बनाते हैं। लेकिन हमारे पास हिंदी में गढ़े गए शब्द हैं और वो उनको अगर आपको ज़्यादा बोलना पड़े तो ज़बान दुखने लगती है। ऐसे सख्त अल्फाज बनाए जाते हैं। ये बात सही है कि जो तो तो जी। तो शिवा जी, आपसे बात करने के पहले मैं खुद की हिंदी प्रैक्टिस कर रहा था। अंग्रेजी शब्दों का हिंदी में ट्रांसलेशन क्या होता है देख रहा था, कई शब्दों का। तो अंग्रेजी के एक शब्द का अगर मैं ट्रांसलेशन करता हूं तो 5 शब्द हो जाते हैं हिंदी के। तो वो शब्द आप बोल ही नहीं सकते, क्योंकि वो वो प्रैक्टिकल ही नहीं है। तो हिंदी एक पिछड़ी भाषा है, और अगर सही में आपको थोपना ही है कोई एक नेशनल लैंग्वेज, तो वो आपको तमिल या बंगाल, मुझे नहीं मालूम मैं लिंग्विस्ट नहीं हूँ, मुझे इन सारी भाषाओं के बारे में नहीं मालूम, लेकिन इतना जरूर मालूम है कि शायद तमिल बेहतर होगी एक नेशनल लैंग्वेज के मुकाबले हिंदी के बजाय। जी, और हिंदी में ईमानदारी के लिए भी कोई शब्द नहीं है, शायद इसीलिए है नहीं। वेल, आपके जो भी वैल्यूज वाले शब्द हैं वो सब अरेबिक और पर्शियन, और अधिकतर पर्शियन और अरेबिक शब्द हैं। इज्जत है या गुरूर है, ये बाहर के आए हुए शब्द हैं, या इंग्लिश के शब्द हैं। और इसीलिए शिवा जी, एक हिंदुस्तानी को सोचना चाहिए कि 1000 साल पहले कोई कल्चर नहीं था। बाहर वालों ने, आप कितना भी नापसंद कर लें दिल्ली सुल्तनत को या मुगल लोगों को या औरंगजेब को, उन्होंने आर्किटेक्चर दिया है हिंदुस्तान को। उन्होंने उस समय के हिसाब से, और उस समय वो शायद विशेष रहे होंगे, लेकिन उस समय के हिसाब से उन्होंने हिंदुस्तान को बेहतरी दी है। और यूरोपियंस ने भी वही दिया है, उन्होंने भी हमें बेहतरी दी है। अगर आप कलकत्ता को देखते हैं, बॉम्बे को देखते हैं या मद्रास को देखते हैं, ये छोटे छोटे गांव थे, या और कुछ नहीं था। उन्होंने कॉस्मोपॉलिटन सिटीज में कन्वर्ट करा है। आज की तारीख में आपको विदेशों में लोग मिलते हैं जो कि मेरे से आके बोलते हैं, मेरे दादा बम्बई में पैदा हुए थे, मेरे दादा कलकत्ता में पैदा हुए थे। अब वो जमाना भी चला गया, क्योंकि कलकत्ता अब स्लम सिटी हो गया, मुंबई स्लम सिटी हो गया। एक समय था जब ये शानदार शहर हुआ करते थे। मैं तो अपने ही बचपन की बात कर रहा हूँ, जब मैं बच्चा था और हम बम्बई जाते थे, शानदार सुंदर शहर हुआ करता था। हमने सब अच्छी बिल्डिंग्स को खराब कर दिया है। दर्शकों, अगर आपको ये बातचीत पसंद आती है तो इसको सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। आप लोग प्रोग्राम देखते हैं लेकिन कई बार सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं, शेयर करना भूल जाते हैं। तो अगर आप शेयर करेंगे तो इस तरह की बातचीत को बल मिलेगा, मज़बूती मिलेगी। शुक्रिया। कोई ऐसी बात जो आप कहना चाहते हो जैन साहब? शिवा जी, मैंने एक बात समझी है कि दूसरे विचार वाले की बात को मुझे सुन लेना चाहिए। मैं जब अमेरिका में प्लेन में सफ़र करता हूँ तो कई बार अधिकतर कोशिश करता हूँ कि पास बैठे वाले से बात कर सकूँ। मैं उसके
के सामने अमेरिका की बुराई करता हूँ, भलाई करता हूँ, कई चीज़ों की बात करता हूँ, वो चाहे वो लेफ्टिस्ट हो या कंजर्वेटिव हो या जो भी हो, वो मेरी बात सुनता है। तो हमें कम से कम एक कोशिश करनी चाहिए कि सामने वाले की बात सुने, ना कि तुरंत जवाब दें कि भाई इसके पीछे अननोन मैन भेजना चाहिए, जो कि आपने पहले बात करी थी कि जो आपके से आपकी बात को का सहमत नहीं करते, उनको आपको ख़त्म कर देना चाहिए। एक दिमाग खुला होना चाहिए, सच्चाई की तरफदारी करना चाहिए। जी, और यही तरीका है एक शांति प्रिय समाज का, जो सच का सामना करे, अपने को बेहतर बनाए। जैन साहब, बहुत शुक्रिया। हम बार-बार आपसे बात करना चाहेंगे, जिससे कि हमारे भी आँखें खुलें और हम ये देखें कि दुनिया हमें किस नज़र से देख रही है, वो खिड़की हमारे ऊपर खुले और हम जानें। आपका बहुत-बहुत शुक्रिया किंतु परंतु को वक़्त देने के लिए। बहुत-बहुत धन्यवाद मुझे इनवाइट करने के लिए।